हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो दूसरा सेशन हमारा पेन किलर सीरीज का चालू हो गया है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोलाइसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पी ब्लॉक के होते हैं जिनके हम हाइड्रोलाइसिस सीखते हैं। तो कलेक्टिवली एक जगह हम लेके आ गए हैं हाइड्रोलाइसिस। कोशिश करूंगा कि आपका हाइड्रोलाइसिस से रिलेटेड कोई भी सवाल जो है वो अधूरा ना रहे, तो सभी तरीके के सवाल आपके पूरे हो जाएं हाइड्रोलाइसिस, और एक लेक्चर में सब कुछ कवर हो जाए आपका। तो शुरू करते हैं हाइड्रोलाइसिस मेरे दोस्तों। तो हाइड्रोलाइसिस आखिर है क्या? व्हेन वाटर अटैक्स द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस आखिर है क्या? है ना, वाटर मॉलिक्यूल का कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है वो हमारे पास किसी भी जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो वेकेंट ऑर्बिटल होना या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से वाटर जब अटैक करता है एज न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब हमारे पास होता है, वाटर अटैक करता है ड्यू टू पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और वेकेंट ऑर्बिटल कंडीशन में, तो वाटर के साथ जो बॉन्ड फॉर्म होता है कोवेलेंट बॉन्ड, वो हमारे पास हाइड्रोलाइसिस कहलाता है। हाइड्रोलाइसिस के साथ साथ थोड़ा बहुत हाइड्रेशन भी होता है। तो यहाँ दो टर्म हमें सीखनी है कि हाइड्रोलाइसिस क्या है और हाइड्रेशन क्या है। जैसे AlCl3 है, वाटर एक्सेस में अगर आप डालोगे तो दो लेयर में वाटर कनेक्ट होता है। एक तो हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के साथ कनेक्ट होता है, जो कि ग्रीन बॉन्ड से मैंने दिखा रखा है। ये पहली लेयर है, क्लोज लेयर, जिसको हम हाइड्रोलाइसिस कहेंगे। हाइड्रोलाइसिस इन वाटर मॉलिक्यूल की वजह से हुआ है। जो सेकंड लेयर है दैट इज जस्ट एन अट्रैक्शन, है ना, बिटवीन Al+3 एंड वाटर। ये जो सेकंड लेयर है वो क्या कहलाता है? हाइड्रेशन। ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ दो टर्म है हमारे पास, हाइड्रेशन और हाइड्रोलाइसिस वाली कहानी। सो इट इज अ क्लस्टर फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अराउंड एन एनायन थ्रू अट्रैक्शन। यूजुअली कंपाउंड अंडरगो हाइड्रेशन, दो दे में अंडरगो हाइड्रोलाइसिस टू। तो हाइड्रोलाइसिस भी हो रहा है साथ में और हाइड्रेशन भी हो रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब जब AlCl3 की बात आई गई है, हाइड्रेशन के बारे में अपन जनरल बेसिक्स बात करेंगे, लेकिन जब हम बात करते हैं AlH2O6+ की, और जब हम इसके एक्वस सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, तो एक्वस सॉल्यूशन जो है वो थोड़ा सा एसिडिक क्यों होता है? एसिडिक इसलिए होता है क्योंकि Al+3 क्या करता है, जो हमारे पास एक जो ऑक्सीजन है उससे इलेक्ट्रॉन खींचता है, और जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो H जो है वो थोड़ा सा कैसा हो जाता है? एसिडिक हो जाता है। तो हमारे पास ये मॉलिक्यूल जो है वो एक H+ रिलीज कर देता है, इसलिए AlCl3 का एक्वस सॉल्यूशन जो है वो कैसा होता है? एसिडिक होता है। इस बात को हमने साइड बाय साइड याद कर लिया, एक क्वेश्चन और हमारा सॉल्व हो गया। तो हमें कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करना है दोस्तों, समझ में आ गया? तो हमारे पास जनरली आपको यहाँ क्या देखने को मिलेगा, क्या क्या चीजें हमको ध्यान देनी है कि हमें कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो इलेक्ट्रोफाइल शुड हैव अप्रोचेबल वेकेंट ऑर्बिटल। वेकेंट ऑर्बिटल आपके पास होना चाहिए। जनरली हाइड्रोलाइसिस के लिए आपको क्या चाहिए? वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए। दूसरी बात हमको जो चाहिए, जिसमें हमारे पास H2O जो है वो अपने लोन पेयर दे सके, ऐसा वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए। हाइड्रोलाइसिस के दौरान आप ये याद रखें कुछ चीजें, जैसे P डबल बॉन्ड O बन रहा है, S डबल बॉन्ड O बन रहा है, तो उसको हम नहीं छेड़ेंगे। और थर्ड हम बात कर लेते हैं कि अगर मान लो आपके पास इंटर हेलोजन कंपाउंड है, जैसे कि हम ले लें ICl, तो ICl में हमें जैसे कि ये है, अब इसका हाइड्रोलाइसिस करना है, तो सिंपल सी बात है, आप इस बॉन्ड को तोड़ो और OH- और H+ की फॉर्म में इसे दे दो, तो OH इसको देंगे और H इसको देंगे। तो हमारे पास कहने का मतलब जो बड़ा होता है उसका क्या बनता है? ऑक्सी एसिड्स बनता है, और यहां हमारे पास हाइड्रोजन हैलाइड बनेगा। ये तीन चीजें। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है हमारे पास? सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए ताकि वाटर मॉलिक्यूल उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर सके। अब सवाल उठता है कि आप ऑर्गेनिक के मास्टर हो, तो हम इसको जरूर मैकेनिज्म के थ्रू जरूर पढ़ेंगे। तो अगर यहाँ देखें कि हाइड्रोलाइसिस के मैकेनिज्म क्या क्या है, तो हाइड्रोलाइसिस के मैकेनिज्म हमारे पास वही है, वैसे ही है जैसा कि ऑर्गेनिक में हुआ करता था। देखो जरा, पहला मैकेनिज्म हमारे पास है SN1 या फिर डी का मतलब यहां से हमें चुराया गया है डिसोसिएटिव। SN1 जो तुम ऑर्गेनिक में पढ़ते हो बिल्कुल यहां पर भी वैसा ही है, SN1 या फिर डिसोसिएटिव, जिसका मतलब जिसमें हमारे पास किसका निर्माण होगा? पॉजिटिव चार्ज या कैटायन का निर्माण होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो एक मैकेनिज्म तो होता है SN1 के थ्रू। दूसरा है हमारे पास दो चीजें, लिमिटिंग SN2
या फिर SN2 जो तुम ऑर्गेनिक में पढ़ के आए हो, जिसको इंटरचेंज और आई प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहां मैंने तीनों चीजें आपके सामने लिख दी है। ये प्योर SN2 का एग्जांपल है कि एक आया और दूसरा गया, ट्रांजिशन स्टेट हमारे पास बनती है कि AX ने रिएक्ट किया Y के साथ, ट्रांजिशन स्टेट हमारे पास बनी, बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग, और फाइनली प्रोडक्ट आपके पास बन गया। ये प्योर हमारी SN2 है। SN1 में हमारे पास जो SN1 है वो हमारे पास कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डिसोसिएटिव ये रहा। डिसोसिएटिव में हमारे पास AX प्लस Y हुआ, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास AX का बॉन्ड टूट गया, और टूट गया तो यहां बन जाएगा हमारे पास A प्लस X माइनस और Y हमारे पास रहेगा। अब ये A प्लस जब वेकेंट ऑर्बिटल क्रिएट करेगा, Y इसमें इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो AY बन जाता है और X बन जाता है। तो ये तो प्योर SN1 वाली कहानी है हमारी, ये प्योर SN2 वाली कहानी है। लेकिन ये अलग कहानी है जो आपको नई देखने को मिलेगी, जिसको हम लिमिटिंग SN2 बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं एसोसिएटिव, है ना। इट इज मोर लाइक SNAE। जैसे SNAE में आप क्या करते हो, पहले आप एक न्यूक्लियोफाइल जोड़ते हो, फिर उसके बाद जो है वो लिविंग ग्रुप लीव करता है। सिमिलरली यहां पर भी यही होता है, बस हम उसे इंटरमीडिएट कहते हैं। एसोसिएटिव में AX प्लस Y की रिएक्शन आपने कराई, सबसे पहले ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, उसके बाद दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों जुड़ जाने के बाद धीरे से जो है वो X बाहर निकल जाता है, ये वाला। तो इट इज मोर लाइक SNAE। पहले न्यूक्लियोफाइल वाटर जुड़ता है, एक इंटरमीडिएट बनता है ना, और इंटरमीडिएट जो बनेगा आपका, उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा या उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, वो रिएक्टेंट से एक स्टेरिक नंबर ज्यादा होगा। जैसे आपका sp3 है तो एक जुड़ गया, तो ऑब्वियसली जो इंटरमीडिएट हमारे पास बन रहा है, अगर उससे पूछा जाए कि आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो उस एक स्टेरिक नंबर ज्यादा बढ़ के sp3d हो जाएगा। तो इस कहानी में हमको ये ध्यान देना है, ठीक है। तो इट इज लाइक मोर लाइक SNAE, लेकिन हम कहते हैं इसको क्या है, इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रोसेस, या फिर इसको कहते हैं लिमिटिंग SN2। तो इट इज लाइक मोर SNAE। तो हमारे पास तीन मैकेनिज्म है मेनली, SN1 मोर लाइक SNAE, जिसको हम एसोसिएटिव बोल रहे हैं या लिमिटिंग SN2 बोलते हैं इनऑर्गेनिक में, और तीसरा इंटरचेंज या आई प्रोसेस या प्योर SN2। इसमें से जो सिंपल है वो है SN2, और जो डिफिकल्ट है वो है SN1। और ऑब्वियसली जीवन में भी हमारा ऐसे ही होता है कि अगर कोई आए और कोई जाए जीवन में, तो सबसे सुविधाजनक पाथ है वो होता है कि जब कोई जा रहा है उसी समय कोई आ जाए, तो जीवन में दुख नहीं होते। लेकिन अगर किसी के चल जाने के बाद वेकेंट ऑर्बिटल क्रिएट हो, फिर किसी के आने की हम अपेक्षा करें, वो हमेशा डिफिकल्ट प्रोसेस होगा। तो यहां पर भी बिल्कुल वैसे ही याद करें हम कि SN1 इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस। जब हम चाह रहे हैं कि भाई जाने वाला पहले चला जाए, वैकेंसी क्रिएट हो जाए, वेकेंट ऑर्बिटल क्रिएट हो जाए, उसके बाद वाटर अपना लोन पर दे, तो दिस इज अ डिफिकल्ट टफ प्रोसेस। और आना जाना अगर साथ हो तो रिलेटिवली वो आसान प्रोसेस है हमारे हाइड्रोलाइसिस में, ठीक है। तो हमको क्लियर हो गया हमको क्या चाहिए, हमको एक वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए जिसमें वाटर अपना लोन पर दे पाए, ठीक है। इसके तीन प्रोसेस हो गए, या तो हमारे पास कैटायन बन के, मतलब जाने वाला पहले जाए, लिविंग ग्रुप लीव करे, और फिर वाटर मॉलिक्यूल अपने वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे। दूसरा SN2, दो तरीके की हो सकती है, एक तो SN2 प्योर जो हम ऑर्गेनिक में पढ़ के आते हैं कि एक का आना साइमल्टेनियसली, दूसरे का जाना, बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली। तीसरा प्रोसेस है हमारे पास मोर लाइक SNAE कि पहले आएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन करने के बाद एक मोर स्टेरिक नंबर वाला, एक स्टेरिक नंबर ज्यादा होने वाला इंटरमीडिएट बनाएगा, उसके बाद लिविंग ग्रुप लीव करेगा, और ये प्रोसेस कहलाता है एसोसिएटिव लिमिटिंग SN2, या फिर मोर लाइक SNAE जो हम ऑर्गेनिक में पढ़ के आते हैं। अब देखो जरा कि हाइड्रोलाइसिस को कौन गवर्न करता है। वेरी इंपॉर्टेंटली, हाइड्रोलाइसिस को कौन गवर्न करता है, काइनेटिक या थर्मोडायनेमिक्स? काइनेटिक्स या थर्मोडायनेमिक्स? हाउ फास्ट द लोन पेयर रीचेस टू द ऑर्बिटल, दिस इज अ काइनेटिक प्रोसेस, कितना जल्दी पहुंच जाते हो तुम। या फिर हाइड्रोलाइसिस के बाद ओवरऑल थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी कितनी है, या फिर कितना एक्सोथर्मिक दैट प्रोसेस इज, क्या चीजें ड्राइव करेगी हाइड्रोलाइसिस को। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमको देखो जरा सोचना पड़ेगा इस बारे में। जैसे CCl4 के बारे में बात करें, CCl4 का अगर मैं हाइड्रोलाइसिस करूं तो हमारे पास ये बनेगा +4Cl- CO2 वाटर और 4Cl-, और यहां पर जो एनर्जी रिलीज होती है वो 380 किलो जूल पर मोल होती है। और SiCl4 का अगर मैं हाइड्रोलाइसिस मानूं तो 290 रिलीज होती है। तो अगर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को मैं गवर्निंग फैक्टर मानूं तो सबसे बढ़िया इन दोनों में से शानदार हाइड्रोलाइसिस होना चाहिए CCl4 का।
और SiCl4 का हाँ हो जाना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है, मतलब इससे अच्छा इसका होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली भाई इसका हाइड्रोलाइसिस लगभग न के बराबर होता है, नहीं ही होता है, जबरदस्ती जब हम सुपर हीटेड स्टीम डालें तभी होगा, वरना नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इसका मतलब थर्मोडायनेमिक्स जो है उससे ज्यादा बेटर रोल है हाउ इजीली द वाटर मॉलिक्यूल रीचेस टू द वेकेंट ऑर्बिटल। अगर पहुंचेगा ही नहीं तो भाई हाइड्रोलाइसिस कैसे होगा? पहुंचेगा ही नहीं तो हाइड्रोलाइसिस कैसे होगा? अब कार्बन तक वाटर मॉलिक्यूल को पहुंचना, कार्बन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है नहीं, बोलो बात समझ में आ गया? और कार्बन तक पहुंचना वाटर मॉलिक्यूल के लिए यहां बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, क्योंकि उससे बड़े बड़े मॉलिक्यूल Cl चारों तरफ से उसे घेरे हुए हैं। कंपेरेटिवली अगर मैं सिलिका की बात करूं तो सिलिका इतना बड़ा है विद रेस्पेक्ट टू दी कार्बन, बड़ा है, तो ऑब्वियसली सिलिका तक पहुंचना रिलेटिवली आसान है वाटर मॉलिक्यूल के लिए, कार्बन तक पहुंचना मुश्किल है। तो यहां पर काइनेटिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो काइनेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स में से ज्यादा बड़ा रोल किसका है? काइनेटिक्स का, कि वाटर मॉलिक्यूल वेकेंट ऑर्बिटल तक पहुंचे या फिर एंटी बॉन्डिंग तक पहुंचे, कहीं तो पहुंचे, लेकिन यह पहुंच नहीं पा रहा है। तो थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग तो ये बहुत बढ़िया होनी चाहिए रिएक्शन, लेकिन होती नहीं है। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट बात? इंपॉर्टेंट बात है काइनेटिक्स, मतलब वाटर मॉलिक्यूल को पहुंचना चाहिए। Both CCl4 and SiCl4 thermodynamically unstable with respect to the hydrolysis, and hydrolysis of CCl4 is thermodynamically more favored, but due to high activation energy, CCl4 survives from hydrolysis in normal condition. नॉर्मल कंडीशन मैंने क्या कहा? अगर आपको हाइड्रोलाइसिस का कराना है तो सुपर हीटेड स्टीम देनी पड़ेगी, अपन करा के अभी देखेंगे। मैकेनिज्म वही है हमारे पास, SN1, SN2 और SNAE, या मैं कह दूं उसमें हमने कहा लिमिटिंग SN2, ठीक है। अब एक एक करके बात कर लेते हैं, बोरोन फैमिली की बात करते हैं। BF3 का हाइड्रोलाइसिस हम करते हैं। BF3 का अगर हाइड्रोलाइसिस देखें दोस्तों, तो देखो जरा, BF3 का अगर मैंने हाइड्रोलाइसिस कर दिया तो तीनों F हटा के 3 OH जोड़ दो, तो हमारे पास यहां आ जाता है BOH होल थ्राइस, या इसको हम कह देते हैं H3BO3, प्लस हमारे पास क्या बन जाएगा? 3 HF बन जाएंगे, है ना। लेकिन अब कहानी में आ जाता है यहाँ ट्विस्ट, कि जैसे ही मान लो BF3 मॉलिक्यूल शुरू करता है उसका हाइड्रोलाइसिस, और बाय प्रोडक्ट के तौर पर जब HF बनता है, तो जो बचे हुए BF3 है, जो जैसे कि हम मान लें कि एक मॉलिक्यूल BF3 का रिएक्ट करके HF बना दिया, तो फिर जो दूसरा मॉलिक्यूल है दैट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द HF, और ये बना देता है बहुत ही बढ़िया कॉम्प्लेक्स HbF4, ये बना देता है। तो यहां पर हमारे पास क्या हो रहा है कि हाइड्रोलाइसिस पूरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं कंप्लीट हो पा रहा? क्योंकि आपका पहला मॉलिक्यूल ये रिएक्ट कर लिया, बाकी जो है हमारे पास यहाँ 3 HF ने 3 BF3 के साथ रिएक्ट करके हमारे पास HbF4 बना दिया। बोलो बात समझ में आ गया? ये हमारे पास बना दे रहा है, और अगर ये बना दे रहा है कॉम्प्लेक्स, तो हम यहां कहेंगे कि अगर नेट रिएक्शन यहां देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा? BF3 4 मोल हो गया हमारे पास, और यहाँ हमने ले लिया 3H2O, और यहाँ बन जाएगा हमारे पास H3BO3 प्लस 3HbF4 माइनस, ये हमारे पास प्रोडक्ट के तौर पर बन रहा है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 1 मोल का तो जो है हमारा हाइड्रोलाइसिस पूरा हो रहा है, बाकी जो 3 मोल है हमारे पास उसका क्या बन रहा है? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब BF3 का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाने की वजह से, इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से, ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है हमारे पास, इस स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस नहीं हो पाता, तो इसका हमारे पास पार्शियल हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। कि अगर मैं 4 ले रहा हूं तो उसमें से 1 का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, 3 जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में जा रहा है, क्योंकि बाय प्रोडक्ट HF बन रहा है ना। तो 4 में से 1 का ही कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस हो पा रहा है, बाय प्रोडक्ट HF, बाकी बचे हुए
BF3 के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर देता है, बस खत्म हो जाता है कहानी। बोलो बात समझ में आ गया? तो हमें समझ में आ गया कि BF3 का जो है वो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई? परसेंटेज आपसे पूछा जा सकता है इस कहानी में। अब दूसरा ले लेते हैं हम इसका अगला पार्ट BCl3। अब BCl3 का हाइड्रोलाइसिस आप करा दो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। B है हमारे पास, Cl है, मैकेनिज्म चाहे तो देख लो, ये हमारे पास है, वेकेंट ऑर्बिटल आपके पास दिख ही रहा है। H2O का अटैक करा दिया अपन ने, ये लो, ये H2O का अटैक हो गया। यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास? B आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा Cl, ये आ जाएगा Cl, है ना, यहाँ हमारे पास ये Cl और ये बन गया हमारे पास OH2+। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई? ठीक है, तो पहले हमारे पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो पहले ये क्या किया? जुड़ गया है, और फिर जुड़ने के बाद हमारे पास ये ट्रांजिशन, ये हमारे पास इंटरमीडिएट बना, फिर हमारे पास यहां से H निकलता है और इस तरफ से हमारे पास Cl बाहर निकलता है, तो ये HCl बाहर निकला, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा B, Cl, Cl और OH, और ऐसा ही 2 more टाइम्स, 2 बार और अगर ऐसा हो जाए तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा? BOH, OH और OH। अब सवाल ये उठता है दोस्तों, ये बन गया हमारे पास H3BO3, कि जैसे BF3 में हुआ कि HF के साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया बाकी बचे हुए BF3 में, वैसे यहाँ क्यों नहीं हो रहा? वैसे इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि BCl3 जो है वो HCl के साथ मिलके BCl4- बनाएगा, ये बनेगा नहीं क्योंकि स्टेरिकली बहुत ज्यादा हिंडर्ड है। बोरोन जो है वो छोटा है रिलेटिवली, और Cl बहुत बड़े भी हैं, तो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन उतना स्टेबल नहीं होता है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। ठीक है, अब सिमिलरली अगर मैं बात कर लूं कि एक बार और देख लेते हैं कि BCl3 का बेसिक मीडियम में क्या होगा। बेसिक मीडियम में सिंपल सी बात है, बेसिक मीडियम अगर आप ले रहे हो तो हमारे पास BOH तो बन ही रहा है, आप बेसिक मीडियम में एक मॉलिक्यूल और वेकेंट ऑर्बिटल में डाल दो तो BOH4- बन जाएगा, ये बन जाएगा। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई? तो बेसिक मीडियम की कहानी यहाँ तक हो जाती है। बोलो क्लियर है? जैसा कि हम जानते हैं इनऑर्गेनिक में हम जानते हैं कि H3BO3 जो है या फिर BOH होल थ्राइस अगर पानी में डालेंगे हम तो BOH4 बना के प्लस एक H+ रिलीज कर देता है, इसलिए मोनो बेसिक एसिड होता है ना, H3BO3। तो BCl3 और BF3 में अंतर समझ में आ गया कि BF3 जो होता है वो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करता है, वेरेज जो BCl3 है वो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस पे जाता है क्योंकि यहाँ पर BCl4- नहीं बनता है। ठीक है, ये डिफरेंस तुमको समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक खास बात है कि अगर मान लो अगर आप सिस डाइऑल ले लो तो जो बोरिक एसिड है या ऑर्थोबोरिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है, किसमें? सिस डाइऑल में। जैसे मान लो मैंने ये ले लिया बोरिक एसिड और ये हमारे पास सिस डाइऑल, दोनों OH सेम साइड है, तो हमारे पास जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकलता है, ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, है ना, और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल के। अब सिमिलरली अगर यहाँ से भी हमारे पास इधर से भी दूसरी तरफ से भी हमारे पास 2 OH आ जाए तो वाटर मॉलिक्यूल एक तो बाहर निकलेगा यहाँ से और यहाँ से, और प्लस एक वाटर मॉलिक्यूल वेकेंट ऑर्बिटल में चला जाएगा, तो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। B पर नेगेटिव चार्ज आता है और 2 H2O बाहर निकलेंगे और एक एक्स्ट्रा H+ बाहर निकलेगा यहाँ से। जब ये हमारे पास अटैक करेगा तो एक H+ जो है वो हमारे पास बाहर छोड़ेगा, तो ये H+ बाहर निकला। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब ये जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास बन रहा है वो रिलेटिवली स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, तो हमारे पास यहाँ H+ की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही बढ़िया निकलती है दोस्तों। तो इन प्रेजेंस ऑफ सिस डाइऑल ऑर्थोबोरिक एसिड बिहेव एज स्ट्रॉन्ग एसिड क्योंकि दिस कॉम्प्लेक्स इज वेरी स्टेबल। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये स्टेबल शानदार पॉइंट हमारे पास हो गया, है ना, क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स जो है बहुत ही बढ़िया स्टेबल होगा स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर मैं देखूं इसकी। तो अगला हम आ जाते हैं BCl3 की। BCl3 का आप हाइड्रोलाइसिस कर दो, इसमें तो कोई शानदार बात है नहीं, इसका आप हाइड्रोलाइसिस कर दो, ये लो दोनों Cl हटा दो और क्या, वाटर का अटैक जाओगे, इसके बाद वेकेंट ऑर्बिटल है ही,
उसके बाद Cl को हटा दोगे तो यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगा, BeOH का होल ट्वाइस। लेकिन ये अभी भी हमारे पास जो है वो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, और ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने की वजह से ये अपने आप को सांत्वना देता है, क्या बनाकर, पॉलीमर बनाकर। तो पॉलीमर बनाकर मोमेंटरीली अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट कर लेता है, तो ये पॉलीमराइज होता है। अगर आप पॉलीमराइज नहीं करवाना चाहते हो तो आप फिर सीधे सीधे इसको किस में ले लो, बेसिक मीडियम में। तो BeCl2 अगर आपने ले लिया और आप हाइड्रोलाइसिस बेसिक मीडियम में आप करा रहे हो, तो यहां हमारे पास BeOH होल 4 -2 बन जाता है ना। तो ये बेसिक मीडियम में हो गया BeCl2 का, ठीक है। ये हो गया हमारे पास कहानी है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज ये है हमारे पास कि इट इज़ अ काइनेटिक प्रोसेस, 3 तरीके की रिएक्शन है, SN1, दूसरा लिमिटिंग SN2 या SNAE, और तीसरा हमारे पास है SN2 प्योर। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो हमारे पास SiCl4, अब ये प्योर काइनेटिक प्रोसेस है। BF3 का हमने हाइड्रोलाइसिस पढ़ा, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होगा। ये HF जो बनेंगे वो बाकी बचे हुए 75% के साथ क्या कर लेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेगा। BCl3 के साथ ऐसा कुछ है नहीं क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, BCl4 माइनस, है ना। बेसिक मीडियम में आप BOH होल 4 माइनस बना देंगे। और आपने ये पढ़ा कि इन प्रेजेंस ऑफ सिस डाइऑल जो है बहुत बढ़िया कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़िया निकलती है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है। फिर BCl2 का अगर मैं देखूँ तो हमारे पास हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो BH होल ट्वाइस बनेगा, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, पॉलीमराइज होकर रहता है। और बेसिक मीडियम में आपको पॉलीमराइज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑक्टेट आपका वैसे कंप्लीट हो जाएगा। OH माइनस अपना इलेक्ट्रॉन दे देंगे वेकेंट ऑर्बिटल्स में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अगली फैमिली की बात करते हैं और वो है हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली का हाइड्रोलाइसिस बड़ा मुश्किल होता है। CF3 का तो हाइड्रोलाइसिस होता ही नहीं है ना, इसका भी नहीं होता, लगभग इनका भी नहीं होता। ड्रास्टिक कंडीशन में इसका कराएं तो हमारे पास 4 OH आप यहाँ जोड़ दोगे तो कभी कभी कह देंगे हम ड्रास्टिक कंडीशन में कि CO2 लिबरेट होगी, जैसा कि हम ऑर्गेनिक में करते हैं। लेकिन हम हाइड्रोलाइसिस इसका भी नहीं मान रहे, हाइड्रोलाइसिस इसका भी नहीं मान रहे, हाइड्रोलाइसिस तो इसका भी नहीं होता। लेकिन CCl4 का हाइड्रोलाइसिस हमको डिस्कस करना है। इसका हाइड्रोलाइसिस होता नहीं है, लेकिन अब मैंने कहा था जब सबसे पहले शुरू करा के थर्मोडायनेमिकली तो CCl4 का हाइड्रोलाइसिस बहुत बढ़िया हो जाना चाहिए क्योंकि मोस्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन सुपर हीटेड स्टीम की प्रेजेंस में ही होगा। अब ये सुपर हीटेड स्टीम क्या होती है भाई, स्टीम तो 100 डिग्री सेल्सियस तक जाएगी, लेकिन हमको यहाँ चाहिए सुपर हीटेड स्टीम। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ गर्म करते हैं पानी को और उसमें से जो स्टीम निकलती है उसको कॉइलिंग कर देते हैं, ऐसा कॉइलिंग, ये कॉइल कर देते हैं और कॉइल के अंदर भी नीचे आग लगा देते हैं। तो ये स्टीम ऑलरेडी 100 पर है और कहीं एस्केप कर नहीं सकती, और फिर उसको भी स्टीम मिल गई है, उसको भी हमने टेम्परेचर दे दिया। तो जब ये बाहर निकलती है ना स्टीम यहाँ से, तो 700 से 800 डिग्री सेल्सियस की कहानी बनती है, बहुत ज्यादा सुपर हीटेड स्टीम। अब ये इतनी गर्म होती है कि ये कुछ भी तोड़ दे। तो अगर मैं CCl4 की रिएक्शन सुपर हीटेड स्टीम के साथ कराऊं तो हाइड्रोलाइसिस हो सकता है, और अगर होगा भी तो क्या बकवास सी बात है, एक ऐसा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा तुमको जो कि जहरीला है, और वो क्या है, COCl2 और प्लस 2HCl देखने को मिलेगा। फॉस्जीन गैस जहरीली गैस है। हाँ भाई, ये वही गैस है जब आप बात करते हो कार्बन टेट्राक्लोराइड वाली कहानियां, जब फॉस्जीन वाली कहानी हम ऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं। याद करो कि कब रिलीज होती है फॉस्जीन गैस, ऑर्गेनिक में हमने फॉस्जीन गैस पढ़ी हुई है, कहाँ रिलीज होती है जरा सोच के बताना कमेंट बॉक्स में, है ना। किसके ऑक्सीडेशन से COCl2 एज साइड प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट हमको देखने को मिलता है, इसके साथ साथ HCl भी जो है वो हमारे पास रिलीज होता है। क्या होता है जरा बताना मुझे, अगर तुम्हें याद हो तो कहानी हमने क्लोरोफॉर्म की सुनी थी कि क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन होता है तो COCl2 और HCl हमारे पास बनता है, याद करो। इसलिए हमने कहा था कि अगर AgNO3 के साथ जब आप क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन, ऑर्गेनिक बात कर रहा हूँ अब इसमें, है ना, तो हमने वहां पढ़ा था, ऑर्गेनिक में कहाँ पढ़ा था, फॉस्जीन गैस। फिर हम वापस आएंगे इस पे।
तो जब क्लोरोफॉर्म हुआ करता था उसका, जब तुम रिएक्शन कराते हो AgNO3 के साथ, तो हमारे पास व्हाइट प्रेसिपिटेट देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर आपका इम्प्योर क्लोरोफॉर्म हुआ करता था, तो जब आप AgNO3 के साथ रिएक्शन कराते थे, तो इम्प्योर का मतलब है कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ऑक्सीजन, और फिर उस जगह फॉस्जीन बनती थी और प्लस HCl बनता था। तो जब इम्प्योर क्लोरोफॉर्म होगा तो ये तीनों चीजें होगी। तो याद करो, फिर जब हम AgNO3 इसमें डालते थे तो इसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता था AgCl का, और किसकी वजह से मिलता था? इसकी वजह से नहीं, इसकी वजह से नहीं, इसकी वजह से। AgCl अगर वो बनेगा, सॉरी HCl बनाएगा तो AgCl जरूर बनाएगा। तो इसकी प्रेजेंस बात को प्रूव करती थी कि भाई आपका क्लोरोफॉर्म जो है उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, और आपने लाइट में और एयर की प्रेजेंस में अपने क्लोरोफॉर्म को छोड़ दिया था लैब में, इसलिए ऐसा हो पाया। तो इम्प्योर क्लोरोफॉर्म का जो है वो टेस्ट है, आपके फॉस्जीन की प्रेजेंस का क्या है? टेस्ट है। AgNO3 के साथ अगर आप क्लोरोफॉर्म डालते हो तो आपके क्लोरोफॉर्म में अगर कहीं फॉस्जीन गैस तो नहीं है, इसलिए उसको समय समय पर टेस्ट करते रहते हैं AgNO3 के साथ, कि पता चले आप क्लोरोफॉर्म यूज कर रहे हो और बेहोश होने की जगह निमट लिए। तो उसकी टेस्टिंग होती है कि AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाई जाए। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब यहां देखें तो रिएक्शन कैसे हुई। अब CCl4 की नजर, अगर CCl पर नजर दौड़ाओ, यहां पर हमको बड़ी दिक्कत है कि कार्बन तक हम पहुंचे। तो मैकेनिज्म वही होता है हमारे पास, SN1 डिसोसिएटिव, क्योंकि डिफिकल्ट प्रोसेस है कि सुपर हीटेड स्टीम जब आप लेते हो तो CCl का बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड टूटता है, हम इंतजार करते हैं कि टूटे, और टूटेगा तो हमारे पास यहाँ Cl और Cl बनेगा, और यहां पर हमारे पास क्रिएट होगा ये -Cl- की अपेक्षा कर रहे हैं हम हाई टेम्परेचर पर, और यहाँ कार्बन पर कौन सा चार्ज क्रिएट होगा? पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर जब पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया तो वेकेंट ऑर्बिटल पर इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, और यहाँ हमारे पास बन जाएगा CCl, और ये Cl, और यहाँ हमारे पास OH2+। समझ में आ गया? अब यहाँ पर हमारे पास -H+ कर दे हम, तो CCl, और ये हमारे पास OHCl, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक अटैक करके Cl को बाहर निकाल दें, तो हमारे पास यहाँ बन जाएगा C+O, Cl एंड Cl, और प्लस हमारे पास बन जाएगा HCl। ये बन गया आपके पास फॉस्जीन गैस। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई? तो दिस इज SN1 डिसोसिएटिव, और मैंने कहा था कि SN1 इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस, कारण, और यहाँ हमको प्रूव भी हो गया कि आपको सुपर हीटेड स्टीम चाहिए। ठीक है, अब यहीं पर कहानी में अगर मैं कार्बन के नीचे पहुंचूं सिलिका के पास, तो ऑब्वियसली जब मैं सिलिका की बात करूंगा तो सिलिका रिलेटिवली कैसा होगा? बड़ा होगा, हाँ के ना, और वो कुछ ऐसा बॉन्ड बना रहा होगा। अब इस कंडीशन में आपके वाटर मॉलिक्यूल का यहां पहुंचना आसान है, क्योंकि हमारे पास रीच जो है वो बढ़ गई है, स्पेस हमारे पास बढ़ गया है। तो इसका मतलब अगर मैं सिलिका SiCl4 का हाइड्रोलाइसिस करने जाऊं तो वो CCl4 से आसान होना चाहिए, और CCl4 से आसान क्या मतलब? बहुत ज्यादा आसान होता है। ठीक है, इससे पहले हम सिलिका के ऊपर आए, हम बातें ऑर्गेनिक की भी साथ में मिक्स कर देते हैं कि जब आप CCl4 की जगह CH3Cl लेते हो तब इसका हाइड्रोलाइसिस आसान होता है। प्योर SN2 रिएक्शन होती है, बहुत बढ़िया, तुम जानते हो, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाता है, ऑर्गेनिक साथ में मिक्स कर रहे हैं, और यहां पर हमारे पास ये बनता है, प्लस हमारे पास Cl- बाहर निकलता है। तो प्योर SN2 रिएक्शन है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती इसमें। देख रहे हो तुम, ये वाली रिएक्शन तो तुम बहुत बढ़िया SN2 करा के आते हो ऑर्गेनिक रिएक्शन में। लेकिन यहीं पर अगर आप क्लोरोफॉर्म आता है तो याद करो OH- के साथ तब आप ये नहीं कर पाते हो कि आपने OH लाया और Cl को बाहर निकाल दिया, क्योंकि स्टेरिक एंट्रेंस तब तक बहुत बढ़ गया होता है। यहां कहानियां बदल चुकी होती है कि ये H बहुत ज्यादा एसिडिक हो चुका होता है। तो देखो कहानी कैसे बदल रही है। CCl4 का हाइड्रोलाइसिस तुम सुपर हीटेड स्टीम से कर पा रहे हो, CH3Cl का मस्त जो है वो SN2 हो जा रहा है रूम टेम्परेचर पर। वहीं अगर CCl4 और CH3Cl के बीच में CHCl3 आ गया तो अब यहां दिक्कत ये होगी, स्टेरिक एंट्रेंस हो गया तो SN2 तो नहीं हो पा रही, और साथ में जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो साथ में बेस भी तो है। देखो दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक और हाइड्रोलाइसिस सब मिक्स हो रहा है। तो पेन किलर सीरीज है ये।
तो OH माइनस जो है वो न्यूक्लियोफाइल होने से पहले बेस भी तो है, अगर एसिडिक H मिल जाएगा तो याद करो यही रिएक्शन आप ऑर्गेनिक में कैसे बनाते थे कि आप सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन कराते थे और यहां बनता था CCl3 माइनस, और जो CCl3 माइनस था उसको आप ऐसे लिखते थे कि Cl और Cl, और ये हमने थोड़ी देर के लिए ये लिख दिया हमारे पास नेगेटिव चार्ज। फिर हम कहते थे कि नहीं हमने तो टेम्परेचर दे रखा है, तो हम कहते हैं कि भाई ठीक है ये Cl बॉन्ड है, ये इसका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है, और अगर ये यहीं पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दे एंटी बॉन्डिंग में, तो किसी के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हो तो बॉन्ड टूट जाया करता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनता था, याद करो, Cl और क्या बनाते थे आप, लोन पेयर और एक वेकेंट ऑर्बिटल है हमारे पास, तो यहाँ क्या बनती है, कार्बीन बनती है ना, Cl और हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर, कार्बीन बनता है। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई है दोस्तों? CCl और क्या बनेगा हमारे पास, कार्बीन बन जाएगा। अब कार्बीन का अगर यहाँ पर आप हाइड्रोलाइसिस करते हो तो या तो CO बनोगे, बोलोगे बनता हुआ, या फिर फॉर्मिक एसिड बनाते हो तो इसके हाइड्रोलाइसिस से। तो ये कौन सा पार्ट हो गया, OC का, ऑर्गेनिक का, है ना। मैंने मिक्स किया CCl4 को ऑर्गेनिक के इस पार्ट से, और उसका हाइड्रोलाइसिस बहुत मुश्किल, इसका हाइड्रोलाइसिस बहुत आसान। इसका हाइड्रोलाइसिस से पहले ABR से कार्बन फॉर्मेशन, उसका हाइड्रोलाइसिस से आप CO और फॉर्मिक एसिड बना सकते हो। तो ये हमारे पास हुआ। अब आते हैं हम सिलिका पर, एक एक करके एक एक स्टेप पर सिलिका के बारे में बात करते हैं। तो मैंने कहा कि सिलिका का हाइड्रोलाइसिस जो है वो कार्बन से बेटर है। कारण यह है कि सिलिका जो है वो बीच में बहुत बड़ा हो गया, तो हमारे पास रीच ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल टू द सिलिका रिलेटिवली आसान हो गया है। ठीक है, तो अब यहाँ SiF4 है, इसका हमारे पास मगर होता है पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, और यहाँ हमारे पास हम देखेंगे कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कैसे होता है। देखें SiF4 का आप हाइड्रोलाइसिस करो, पहुंच जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रोलाइसिस कर देगा, आपका क्या बना देगा, SiOH होल 4 बना देगा, और प्लस क्या बना देगा हमारे पास, 4HF बना देगा। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास दो। अब दिक्कत क्या होती है कि वही कहानी जो हमने BF3 में पढ़ा था वही यहाँ पे भी हो जाती है कि यहाँ पर हमारे पास 4HF बनते हैं, ऐसा ही सिलिसिक एसिड के साथ 4HF। अब ये जो 4HF हमारे पास यहाँ बन रहे हैं, ये बचे हुए SiF4 जो 1/3 है, 2/3 है, उसके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेता है। ये हमारे पास क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हमारे पास हो जाता है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसका मतलब यहां पर भी हमारे पास क्या हुआ, अगर ओवरऑल नेट रिएक्शन देखें BF3 की जगह, तो हमारे पास 3 SiF4 है, प्लस हमने वाटर कितना ले लिया, 4 मोल लिया होगा, तो 4H2O ले लिया। तो यहाँ हमारे पास बन जाता है SiOH होल 4, और प्लस हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा H2SiF6। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास पार्शियल हो रहा है, क्योंकि जैसे ही आप 1/3 मोल का जो है वो हाइड्रोलाइसिस करते हो तो 4HF बनते हैं, ये 4HF कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर देते हैं बचे हुए SiF4 के साथ। तो हमें यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जिसका फर्दर कुछ नहीं हो सकता, स्टेबल कॉम्प्लेक्स है हमारे पास। क्या मेरी बात तुमको चमक गई है दोस्तों? बोलो 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 बोलो। है ना, ठीक है, चलो ये बन जाएगा। ठीक है, अब SiF4 के बाद हम बात कर रहे हैं SiCl4। अब SiCl4 में हमारे पास क्या है, ये SiCl4 का हाइड्रोलाइसिस देखें अब, तो हमारे पास Si है, Cl है, Cl है, Cl है, Cl है, और मैंने क्या कहा, अब वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ पहुंचना आसान है सिलिका तक। तो अगर सिलिका वाटर मॉलिक्यूल तक पहुंच जाए तो अब यहाँ देखो स्टेरिक नंबर बढ़ने वाला है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो हम कहेंगे sp3 है,
तो अब यहाँ स्टेरिक नंबर बढ़ जाएगा, तो यहाँ हमारे पास OH, H पॉजिटिव चार्ज और Cl और Cl और Cl और ये Cl, ये बन गया हमारे पास sp3d इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट बन गया हमारे पास sp3d, है ना। हो क्या रहा है, पहले जुड़ा है फिर निकलेगा, तो इट इज लाइक मोर लाइक सेकंड वाला जो हमने कहा था SNAE। कौन सा वाला प्रोसेस, जो मैंने ये वाला बताया था तुमको, इट इज मोर लाइक SNAE, ये वाला लिमिटिंग SN2 या एसोसिएटिव। पहले एसोसिएशन हुआ है ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, फिर डिसोसिएशन होगा ऑफ द न्यूक्लियोफाइल या लिविंग ग्रुप, ठीक है। यहां देखो, अब यहां पर एक खूबसूरत बात सुनना, यहां पर हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन आया है ना, और वो कहां से आना पसंद करेगा, जहां से बॉन्ड तोड़ना रिलेटिवली आसान हो। तो अगर sp3d बन रहा है तो एक्सियल ज्योमेट्री पे ही रहेगा वो, है ना, एक्सियल ज्योमेट्री पर ही रहना वो प्रेफर करेगा, ताकि लीविंग ग्रुप को आपको अपोजिट साइड से बाहर निकाल सके। ये भी एक बहुत बढ़िया बात है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? समझ में आया मैंने क्या कहा, कि आप ये जो ज्योमेट्री बना रहे हो उसमें जो ये ऑक्सीजन है उसको कहां रखोगे, एक्सियल ज्योमेट्री पर, ताकि हम लिविंग ग्रुप निकालना जो है वो रिलेटिवली हमारे लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई, है ना। अब यहां पर हमने कहा कि अब डिसोसिएशन होगा, तो हमारे पास डिसोसिएशन कौन सा होगा, ये डिसोसिएशन होगा, और यहां से क्या निकलेगा, H निकलेगा। तो यहां हम क्या कर देंगे, माइनस HCl कर देंगे, और माइनस HCl कर दोगे तो यहाँ सिलिका है, यहाँ क्या हमारे पास है OH है, यहाँ क्या हमारे पास Cl है, ये हमारे पास Cl है, और ये हमारे पास Cl है, ठीक है। अब क्या मैं यहां से ऐसा कह सकता हूँ कि 3 मोर टाइम्स, 3 बार और ऐसा हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ सिलिसिक एसिड बन जाएगा, सिलिसिक एसिड, ये बन गया आपका सिलिसिक एसिड। ये हो गया आपका हाइड्रोलाइसिस ब्यूटीफुली कंप्लीट, अनलाइक CCl4, ठीक है। तो ये CCl4, अब चाहे रेफरेंस ऑफ द बुक देखना तो वो भी देख लो कि SiCl4 है, OH माइनस देख लो, हमारा एक्सियल पोजीशन से ही बाहर आया, ताकि लिविंग ग्रुप जो है वो Cl आपका ये वाला बाहर निकले, क्योंकि ये बॉन्ड रिलेटिवली वीक होता है, तुम जानते हो एक्सियल वाला, ये वाला ही टूटेगा। तो हमारे पास अब ठीक हो, ये तो इन्होंने कैसे भी बना दिया, लेकिन हमारे पास Cl बाहर जाएगा और फाइनली हमारे पास एक OH और 3 Cl आ जाएंगे, ठीक है। अब SiCl4 देखो कितना इट इज सो प्रोन फॉर हाइड्रोलाइसिस कि इसे इवन मॉइस्चर से भी बचाना पड़ता है, इवन मॉइस्चर से भी बचाना पड़ता है दोस्तों। तो ट्रांजिशन स्टेट मैंने बताई दी है तुमको, है ना। अब यहाँ देखो कितनी खूबसूरत बात यहाँ बताई गई है कि अगर मान लो मैंने SI R1 R2 R3 और Cl ले लिया, तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि OH ऊपर आया एक्सियल पर, Cl लिविंग ग्रुप नीचे वाला आ जाएगा, और अगर यहाँ देखूं तो हमारे पास ये बनने वाला है। कहने का मतलब ये है कि आपका Cl और OH, आने वाला न्यूक्लियोफाइल और जाने वाला लिविंग ग्रुप एकदम अपोजिट साइड पर होंगे, जैसा कि तुम SN2 में कराते हो। तो SN2 में जैसे अगर मैं कहूँ SN2 में हम करा रहे हैं तो हमारे पास इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, सिमिलरली यहाँ पर भी हम कहेंगे कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा। Cl इधर है तो आने वाला OH इधर से आएगा। बोलो बात समझ में आ गया। तो हमें यहाँ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है, ये प्रूव करता है कि आपका OH के अपोजिट वाला Cl ही बाहर निकलेगा हर कहानी में, ठीक है। तो ये इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इस बात का प्रूफ है, वॉल्डन इन्वर्जन इन सिलिकॉन, नीचे लिखा हुआ है वॉल्डन इन्वर्जन। तो एक बहुत बड़ा सवाल ये बन सकता है, तो ऑर्गेनिक को हमने इनऑर्गेनिक के साथ मिक्स किया है, और यहाँ पर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होने इस बात का प्रूफ है कि आपका जो ज्योमेट्री है उसमें एक्सियल ज्योमेट्री ही लिविंग ग्रुप लेगा। आने वाले न्यूक्लियोफाइल और जाने वाले के बीच में 180 डिग्री का एंगल आपको देखने को मिलेगा, जिसको वॉल्डन इन्वर्जन बोलते हैं। ऑर्गेनिक मिक्स हुई, और ऐसे सवाल अगर आएंगे तो बहुत मजा आएगा दोस्तों। तो SiCl4 के बारे में हमने बात कर ली, है ना। अब लास्ट SiF4 के बारे में भी हमने बात कर ली। ईज ऑफ हाइड्रोलाइसिस अगर आप यहाँ देखना चाहते हो तो मजेदार बात है दोस्तों, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अगर देखूं तो वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होगा उसकी तरफ, और स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम क्रिएट कर पा रहा है फ्लोरीन। तो यहाँ देखूं तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के बेसिस पर भी अगर मैं देखूं
तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी जो है वो बढ़ता जा रहा है और स्टेरिक हिंड्रेंस भी जो है वो रिलेटिवली कम होता जा रहा है। तो SiO4 का रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ज़्यादा होगा। और तो पार्शियल हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन जो भी हो रहा है वो फास्ट होगा SiF4 में। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है? ये हमारे पास हो गया क्लियर। अब बात कर लेते हैं अब हम नाइट्रोजन फैमिली की, है ना। इससे पहले कि हम नाइट्रोजन फैमिली पर आए, एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि हमको याद हो जाए कि हाइड्रोलाइसिस अलग चीज है, हाइड्रेशन अलग चीज है। पहले अंदर वाली लेयर जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर रही है वो हाइड्रेशन है, सॉरी ये वो हाइड्रोलाइसिस है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, एंड दिस इज जस्ट एन अट्रैक्शन विच इज हाइड्रेशन। दोनों साथ साथ होते हैं, ठीक है। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा कि AlCl3 अगर आप लेते हो तो AlCl3 जो है उसका एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक क्यों होता है? क्योंकि Al H2O6 बनाता है जो फाइनली टूटता है इसमें और H+ में, ठीक है। इसके बारे में बात कर ली थी हमने, ये छोड़ो। फिर हमने बात करी थी कि हाइड्रोलाइसिस 3 तरीके के मैकेनिज्म फॉलो करता है, SN1 या डिसोसिएटिव, दूसरा एसोसिएटिव लिमिटिंग SN2 या SNAE, पहले जुड़ता है फिर टूटता है जैसा कि अभी हमने देखा SiCl4 में, और लास्ट इंटरचेंज और आई प्रोसेस या प्योर SN2 जो हम बात करते हैं, ठीक है। फिर हमने कहा कि इट इज अ काइनेटिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक अगर प्रोसेस होता तो भाई साहब CCl4 का ज़्यादा बढ़िया होना चाहिए था, जो कि हमने देखा कि होता नहीं। BF3 जो है वो बहुत बढ़िया हाइड्रोलाइसिस करता तो है लेकिन HF का निर्माण करता है जो बचे हुए 3 मोल के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेता है। BCl3 वैसा नहीं कर पाता क्योंकि BCl4- जो है वो स्टेबल नहीं है। बेसिक मीडियम में हमारे पास BOH4 बनाता है। फिर उसके बाद हमने कहा कि अगर आप सिस डाइऑल लेते हो तो बहुत बढ़िया एसिडिक बिहेव करता है, कारण है कॉम्प्लेक्स बहुत ही स्टेबल बन रहा है स्टीरियोकेमिस्ट्री की वजह से, सिस है ना, तो दोनों बढ़िया से जुड़ जाते हैं, है ना। और फिर हमने कहा BCl2 है, अगर आप इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट की वजह से पॉलीमराइज हो जाता है। बेसिक मीडियम में आपके पास ये देखने को मिलता है। फिर हमने कहा कार्बन की तरफ चलें तो कार्बन में हमने कहा CF4 का होता नहीं, इनका होता नहीं, और CCl4 का होता है, मगर वो भी सुपर हीटेड स्टीम लेके आओगे कोयलिंग करके। पहले यहाँ गर्म करोगे 100 डिग्री की स्टीम, फिर उसे फिर गर्म करोगे तो सुपर हीटेड स्टीम लेके आओगे तो एक जहरीली गैस देखने को मिलती है। और ये जो है वो भी हमने कहा कि SN1 डिसोसिएटिव है, पहले कार्बोकेटायन का निर्माण होता है, फिर वाटर का अटैक होगा, फिर हमारे पास इंटरनल न्यूक्लियोफाइल COCl2 पर कहानी आके रुक जाती है। फिर हमने इसको ऑर्गेनिक से रिलेट कर दिया, ये प्योर SN2 है, बहुत बढ़िया हो जाती है। ये हो नहीं पाती क्योंकि एसिडिक है, बेस की तरह एक्ट करता है, कार्बिन बनाता है, उसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो CO या HCOH बन जाएगा। फिर सिलिका के बारे में बात करी तो हमने कहा कार्बन से बड़ा है सिलिका, तो आराम से वाटर मॉलिक्यूल पहुंच सकता है। लेकिन CF4 के बारे में बात करें तो इसका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस हुआ बिल्कुल वैसा ही जैसा BF3 में हुआ था, 4 HF बना जो कि बचे हुए SiF4 के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेता है। फिर SiCl4 का हमने कहा बहुत बढ़िया हुआ। इसमें हमने क्या जाना? हमने जाना कि भाई दोनों मोस्ट बढ़िया इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये आना चाहेंगे कौन सी पोजीशन पर? एक्सियल पोजीशन पर। और अगर ऐसा होता है तो आने वाला और जाने वाले के बीच में 180 का एंगल आएगा, वॉल्टन इन्वर्जन देखने को मिलेगा। तो अगर आप ये लेते हो SI R1 R2 R3 और यहाँ फॉर एग्जाम्पल Cl लेते हो और वाटर मॉलिक्यूल का अटैक कराते हो तो समझ लो कि वाटर बैक साइड अटैक करेगा। तो ये समझ लो सिंपल सी बात है कि ये आएगा R1 R2 R3, हा ऑर्गेनिक से मिला हुआ सवाल, और ये OH। तो यहाँ देखने को मिलेगा आपको ये कौन सा? वॉल्टन इन्वर्जन, है ना। अब एक बहुत बढ़िया बात बताऊं तुमको ऑर्गेनिक की भी, कि अगर मान लो मैं ये लिख दूं, ये गोला लगा दूं ना मैं इस एरो के ऊपर सिंपल, तो तुम समझ जाना ये किसका साइन है? वॉल्टन इन्वर्जन का। एज पर IUPAC दिस गोला ऑन द एरो इज साइन ऑफ वॉल्टन इन्वर्जन। ऑर्गेनिक में भी काम आएगा, इसलिए ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मिलके पढ़ते हैं तो बहुत मजा आता है दोस्तों। ये रहा, ये आप देख सकते हो, ठीक है। ईज मैंने बता दिया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से। फिर हम बात कर ले अब आ जाते हैं हमारे पास एक बहुत ही डिफिकल्ट फैमिली पर, और वो डिफिकल्ट फैमिली क्या है हमारे पास? NF3 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 का हाइड्रोलाइसिस, अरे कहाँ गया? हाँ, NF3 का जो हाइड्रोलाइसिस है बहुत डिफिकल्ट है भाई साहब। NF3 का हाइड्रोलाइसिस होता ही नहीं, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हाइड्रोलाइसिस है NF3 का, है ना। ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है। जब आप वाटर वेपर को स्पार्क करोगे तब जाके कुछ हो पाएगा NF3 का।
अब जब भी डिफिकल्ट की बात आएगी ना, देखो आसान तो SN2 है, जब भी डिफिकल्ट की बात बोल दी गई है इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं डिसोसिएटिव के बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब मैकेनिज्म अगर मैं यहां देखूं तो भाई आसान तो नहीं होगा, तो ऑब्वियसली ये कैसा होगा, SN1 डिसोसिएटिव ही होगा जब भी डिफिकल्ट बोल दिया जाए, जैसे कि CCl4 में हुआ था। तो यहां हमारे पास NF3 है, ये रहा NF3। वाटर मॉलिक्यूल आप लेके आओगे टूटेगा ही नहीं वो, ऐसा भी समझ में आ गया तुमको। तो यहाँ पर हम फिर इंतज़ार करते हैं कि जब आप सुपर हीटेड ये वाली जो स्पार्क्ड विद वाटर वेपर के साथ करते हो तो ये NF का बॉन्ड टूटे, F माइनस बाहर निकले, बहुत डिफ़िकल्ट बात है, और यहाँ F बने और यहाँ F बने और यहाँ लोन पेयर और एक वेकेंट ऑर्बिटल हो, पॉजिटिव चार्ज। फिर आपका वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर अटैक करते हैं और यहाँ वाटर मॉलिक्यूल अटैक कर देगा वेकेंट ऑर्बिटल में, तो आपके पास एक लोन पेयर होगा, एक F होगा, एक F होगा और एक H2O प्लस होगा। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई है? अब जरा सोचो, अगर ये बन जाता है हमारे पास तो फिर क्या होगा, फिर क्या हो सकता है? फिर ये हो सकता है कि ये H प्लस यहाँ से त्याग दे और हमारे पास नाइट्रोजन ये आ जाए, लोन पेयर आ जाए। ये फ्लोरीन मैंने बना दिया, ये फ्लोरीन मैंने बना दिया, और इसको बनाने के लिए मैंने ऐसे दिखाया OH। अब ये इंटरनल न्यूक्लियोफाइल जैसे हम दिखाते हैं और ये लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर चला जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, NF, और यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, डबल बॉन्ड O लिख सकता हूँ, क्योंकि H यहाँ से निकलेगा, जब ये अटैक करेगा तो यहाँ H ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो माइनस HF बाहर निकला, ये बन गया। अब इसके बाद अगर वाटर का एक बार और अटैक करा दो आप, ठीक है, तो F को बाहर निकाल दो, तो यहाँ बन जाएगा हमारे पास N डबल बॉन्ड O और OH। तो F यहाँ से निकलेगा, H यहाँ से, तो माइनस HF, तो फाइनली HONO बन गया। ये हमारे पास देख लो फिर से क्या हुआ, SN1 डिसोसिएटिव, वाटर मॉलिक्यूल आया, वाटर मॉलिक्यूल ने F को बाहर निकाला, एक बार और वाटर मॉलिक्यूल का अटैक हुआ और HNO2 बन गया। मैकेनिज्म है दोस्तों, HON डबल बॉन्ड O बन गया। बोलो क्लियर है, समझ में आ गया तुमको? अब HNO2 आपका बन गया है, तो HNO2 जो है स्वयं कैसा है दोस्तों, एसिडिक है। अब तुम चाहो तो इसको देख लो, इसको गर्म कर दोगे, गर्म कर देते हो तो हमारे पास क्या बनता है, N2O3 बनता है, ब्लू सॉलिड। अब हम चाहें, क्योंकि हम तो ऑर्गेनिक वाले हैं दोस्तों, ऑर्गेनिक वाले तो इसकी भी बखिया उधेड़ सकते हैं। हम चाहें तो इसकी भी बखिया उधेड़ सकते हैं कि जब आपका HNO2 बन ही गया, इसका मतलब H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन तो है ही, क्योंकि ये तो स्वयं एसिडिक है HNO2। और हम डाइजोटाइजेशन रिएक्शन में करके आते हैं कि जब ये H प्लस ही ले लेगा तो यहाँ हमारे पास N डबल बॉन्ड O बनेगा, है ना। डाइजोटाइजेशन में तो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और यहाँ NO प्लस बनेगा। हम तो ये करा के आते ही हैं। अब अगर मान लो मैं HNO2 ले लूँ, H, देखो ऑर्गेनिक वालों के साथ बहुत मजा है, उसको ऑर्गेनिक वाले को मैकेनिज्म करने में बहुत मजा आता है। तो अब ये हमारे पास लोन पेयर हो गया, ये वेकेंट ऑर्बिटल हो गया, तो HNO2 यहाँ पर रिएक्शन कर लेते हैं, यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, N, है ना, डबल बॉन्ड O और OH, और ये H प्लस लीव कर दे तो हम इसे कह सकते हैं N डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड O, ये बन गया आपका N2O3 ब्लू सॉलिड। चाहे तो चुपचाप याद कर लो कि इसको गर्म करोगे तो हमारे पास N2O3 बनेगा। अगर ज्यादा जीवन में चरस बोनी है तो फिर मैकेनिज्म याद करो। ऑर्गेनिक वाले जब पढ़ाएंगे इनऑर्गेनिक तो यही होगी दिक्कत कि मैकेनिज्म जो है वो सारे ही पढ़ने पड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो हमारे पास एक ब्लू सॉलिड बन जाता है NF3 के साथ। बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस हुआ हमारे पास जब भी SN1 डिसोसिएटिव होगा। अब आगे बात करते हैं NCl3 के साथ। NCl3 के साथ, NBr3 के साथ, Ni3 के साथ जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक अलग कहानी है। रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन हो जाती है, कैसे होती है जरा देखो। अब यहां पर एक अलग कहानी हो रही है, देखो जरा, Cl और Cl। अब आप यहां वाटर मॉलिक्यूल लेके आ रहे हो, नाइट्रोजन के पास तो कोई वेकेंट ऑर्बिटल है नहीं,
लेकिन लकीली हमारे पास Cl के पास वेकेंट ऑर्बिटल है और नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, लेकिन क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन है वो मोर डिस्पर्स्ड है कंपेयर टू दी नाइट्रोजन। तो वाटर कैन अटैक हियर इन इट्स वेकेंट ऑर्बिटल। तो इसके पास हमारे पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है जो कि हमारी शर्त है, वेकेंट ऑर्बिटल। अब ये वाटर यहां अटैक ना करके यहां अटैक कर रहा है, और इस बात का प्रूफ भी क्या है मैं तुमको बताऊंगा। इस बात का क्या प्रूफ है कि यहीं अटैक कर रहा है, उसका प्रूफ मैं बताऊंगा तुमको कि यहां पर हमारे पास वाटर अटैक करता है। और वाटर अटैक करता है तो हमारे पास यहां क्या बनता है, देखो जरा, ये बन गया Cl और ये Cl और ये Cl और यहाँ हमारे पास OH2 प्लस, और यहाँ क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई इतने में? बोलो क्लियर है, समझ में आएगी यही? ठीक है। अब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ से ऑक्सीजन है तो आप यहाँ से H प्लस लीव कर दो, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा N, है ना, और यहाँ आ जाएगा ये लोन पेयर, और ये Cl और ये Cl, और यहाँ हमारे पास OH। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब यहां से हमारे पास रिलीज होता है क्या, HOCl, मतलब यहां पर ये डिसोसिएट होता है किसमें, ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर चले जाते हैं, है ना। तो यहाँ हमारे पास बनता है HOCl और प्लस हमारे पास बनता है N लोन पेयर Cl और Cl, ये बन गया हमारे पास, HOCl रिलीज हुआ। अब नाइट्रोजन जो है उसके पास होगा क्या, जरा देखो यहां पर आप समझो कि जैसे ही यहां पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, समझो इस बात को कि HOCl आपका बन रहा है, ये हमारे पास है, ये H प्लस यहां से रिलीज हुआ है, तो यहाँ हमारे पास क्या है, इस जगह Cl है और यहाँ पे भी Cl है, और यहाँ पर हमारे पास एक लोन पेयर और क्रिएट हो रहा है नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में। ये नेगेटिव चार्ज क्रिएट ना हो इससे पहले ये H प्लस यहाँ आ जाएगा। इसको पहले भी दिखा सकता था मैं कि यहाँ से H प्लस रिलीज हुआ, ये बॉन्ड जो है वो टूटेगा, और टूटेगा तो हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव चार्ज आएगा ये, तो हमारे पास ये लीविंग ग्रुप HOCl बनेगा, और ये नेगेटिव चार्ज इस H प्लस को लेके चला जाएगा। तो चाहे तो हम यहीं से दिखा सकते हैं, समझो इस बात को कि हम इसको ना मिटा, इसको करके सीधे यहाँ दिखाते हैं। यहाँ हमारे पास हुआ क्या, यहाँ से हमारे पास HOCl बाहर निकलेगा, इस नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा जो ये H प्लस ले लेगा, तो यहाँ पर हमारे पास लोन पेयर H और Cl और Cl, ये बन गया हमारे पास एक HOCl निकल के। अब फिर से वही कहानी कि अगर आप वाटर अटैक लेके आ जाओ, फिर से एक पर अटैक कर दो, एक और वाटर मॉलिक्यूल लेके आओ, फिर से एक अटैक कर दो, तो हमारे पास यहाँ 2 HOCl बन जाएंगे और प्लस एक अमोनिया बन जाएगा। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई? तो यहाँ हमारे पास इस तरीके से हाइड्रोलाइसिस आता है। क्लियर? समझ में आ गया? अब देखो यहां पर अगर मैं प्रूफ देखूं कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो, जो यहां पर अगर मैं देखूं तो हमारे पास जैसे हम NCl3 की रिएक्शन 4 HCl के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास Cl2 रिलीज होती है। इसका मतलब हमारे पास हो क्या रहा है कि Cl है, लोन पेयर है, और ये जो Cl है यहीं पर अटैक कर रहा है इसके एंटी बॉन्डिंग में, ये यहाँ नेगेटिव चार्ज यहाँ क्रिएट कर रहा है जो कि H प्लस ले रहा है ना, ये H प्लस ले रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास अटैक यही हो रहा है क्योंकि Cl2 पैदा हो रही है, तो इसका मतलब इसी के वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ये बॉन्ड यहाँ से क्रिएट होकर नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है जो कि H प्लस ले रहा है। तो Cl2 का बनना इस बात का प्रूफ है कि नाइट्रोजन मतलब सॉरी Cl ही यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है और इलेक्ट्रोफिलिक सोर्स भी हमारे पास Cl ही है, और नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो एज सच कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं आता है कि आप यहाँ इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डाल के और नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई? तो इस बात का Cl2 का बनना इस रिएक्शन में जब हम रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ, इस बात का प्रूफ है कि Cl माइनस ने Cl के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डालकर नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट किया है, जिसने फिर नेगेटिव चार्ज ने H प्लस ले लिया और फाइनली NH4Cl बनता है। तो इस रिएक्शन का प्रूफ है ये। बात समझ में आ गई? तो कहाँ डालोगे आप? Cl के वैकेंट ऑर्बिटल में, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम है लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल किसके पास है? Cl के पास है। तो इसी तरीके से आप
नाइट्रोजन का NBr3 का और Ni3 का हाइड्रोलाइसिस करोगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं PCl3 की, AsCl3 की, SbCl3 की और BiCl3 की। PCl3 का तो कोई दिक्कत नहीं है, अब नाइट्रोजन से बेटर तो फॉस्फोरस है ना दोस्तों, तो नाइट्रोजन से बेटर तो फॉस्फोरस है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि साइज भी आपकी कैसी होगी, बढ़ गई है। अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि हमारे पास Cl है, Cl है और ये लोन पेयर है। अब आप वाटर मॉलिक्यूल लेके चला जाओ, कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। अब तो पहुंच जाएगा, वेकेंट ऑर्बिटल भी है इसके पास क्योंकि थर्ड पीरियड का है, तब कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हमारे पास sp3 है दोस्तों, है ना, यहाँ हमारे पास ये आ जाएगा OHH पॉजिटिव चार्ज, जिस Cl को बाहर निकालना है वो नीचे आएगा एक्सियल पोजीशन पर, Cl ये रहा और ये हमारे पास लोन पेयर, ये बन गया हमारे पास कैसा इंटरमीडिएट sp3d। ये कैसा हो रहा है SN2 एसोसिएटिव, या फिर क्या कहूँ इसको, लिमिटिंग SN2, है ना, लिमिटिंग SN2 या SNAE जैसा, SNAE जैसा। बस अब क्या है, यहां से आप H निकालो और यहां से आप Cl निकालो, ये इंटरमीडिएट बन गया sp3d वाला, तो यहाँ आ जाएगा P, ये लोन पेयर, एक Cl यहाँ से बाहर निकला और H यहाँ से बाहर निकला तो HCl बाहर हुआ, और यह लोन पेयर और ये Cl और ये Cl और ये OH। अब यहाँ मैं लिख सकता हूँ 2 more टाइम्स, 2 बार और ऐसा हो सकता है, और 2 बार और ऐसा होगा तो यहाँ बनेगा P OH OH OH। अब यहाँ कुछ खास होता है, यहाँ पर आपका कुछ खास होता है और इसमें होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रोल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर तुमने पढ़ा हो तो टॉटोमेरिज्म नाम की एक चीज होती है, और टॉटोमेरिज्म में एक होता है डायड सिस्टम और एक होता है ट्रायड सिस्टम। ऑर्गेनिक में ट्रायड सिस्टम में हम ये कहते हैं कि आपका जो H है वो 1 से 3 ट्रांसफर होगा, इसका मतलब ये हमारे पास इनॉल बनता था, H 1 से 3 पर ट्रांसफर होता है। लेकिन डायड सिस्टम में हम बोलते थे कि आपका जो H है वो लोन पेयर धारी 2 पर ट्रांसफर होगा। इट इज नथिंग बट इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन, तो CN ट्रिपल बॉन्ड NH प्लस बनता था। 1 से 2 पर ट्रांसफर अगर होता है तो ऐसा होता है। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई? तो हमने कहा था कि इट इज नथिंग बट इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन, है ना। तीसरी बात आप ये जानते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जैसे जब तुम ROH की रिएक्शन कराते हो SOCl2 के साथ, सॉरी ROH की जब रिएक्शन जब तुम कराते हो किसके साथ, PCl5 के साथ, तो आप यहां कहते हो कि आप RCl बनाओ, है ना, प्लस HCl बनाओ और प्लस आप POCl3 बनाओ, और हम कहते हैं कि ड्राइविंग फोर्स जो है वो POCl3 है। याद करो ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक के साथ मिक्स कर रहा हूं। और वहां ये क्यों कहते थे, क्योंकि हम कहते थे कि PO जो पाई बॉन्ड है, PO जो पाई बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गेस्ट पाई बॉन्ड है ऑफ केमिस्ट्री। तो PO बॉन्ड अगर कहीं बन रहा है पाई बॉन्ड, तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट पाई बॉन्ड बनता है। अब यहां देखो जरा क्या हो रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल बात हो रही है कि यहां पर कुछ अनयूजुअल सी बात होगी। अनयूजुअल क्या होगा जरा देखो, यहां पर होता है दोस्तों टॉटोमेरिज्म, और कैसा वाला, डायड सिस्टम वाला टॉटोमेरिज्म यहां पर देखने को मिलता है। कैसे कि ये जो हमारे पास लोन पेयर है, टॉटोमेरिज्म इज नथिंग बट इंट्रामोलिकुलर ABR, तो अगर मैं यहां देखूं तो इसको मैं O और H लिख सकता हूं। ये H यहां पे जा सकता है, दिस इज एसिड एंड दिस इज बेस, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन। तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, PH डबल बॉन्ड O, OH और OH, ये बन जाएगा। बोलो बात समझ में आ गया? H3 PO3, है ना, H3PO3, क्योंकि H3PO3 यहाँ जो बना रहे हो तुम, ये H3PO3 जो तुम बना रहे हो उसकी बेसिसिटी 2 होती है, तो ये वाली स्ट्रक्चर तो
हो नहीं सकती, ये वाली हो जाएगी क्योंकि एक पीएच डायरेक्ट अटैच होगा। तो यहाँ हमारे पास ये बन पाया किससे, टॉटोमेरिज्म से। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, टॉटोमेरिज्म से ये हो पाया। और ये फास्फोरस कर पा रहा है, कारण है स्ट्रॉन्गेस्ट पाई बॉन्ड बना रहा है ऑफ केमिस्ट्री दोस्तों, ऑफ केमिस्ट्री, ऑफ केमिस्ट्री, ऑफ केमिस्ट्री। और बेसिसिटी हमारे पास हम जानते हैं प्रैक्टिकली कि H3PO3 की जो बेसिसिटी है वो 2 ही आती है, इस वजह से ये स्ट्रक्चर जो है वो शानदार है दोस्तों। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ गई। तो यहाँ हमारे पास फाइनली हमने ये दिखाया, और इसमें हम इक्विलिब्रियम ऐसे दिखाएंगे, है ना। और ये क्या हो गया, टॉटो। और ये कैसा सिस्टम हुआ, वाया डायड सिस्टम। तो PCl3 का हाइड्रोलाइसिस ऐसे होता है दोस्तों। अब PCl3 के साथ जब आप रिएक्शन, अब आप सोचोगे AS जैसे हम ले लिया ASCl3, सेम आप हाइड्रोलाइसिस यहां पे भी करो। यहां पे आप ये क्या है हमारे पास sp3 है, इसमें आप इंटरमीडिएट बनाओ sp3d एकदम सेम, और फिर उसके बाद हाइड्रोलाइसिस कर दो 2 मोर टाइम 3 मोर टाइम करके, तो आपका ASOH OH OH बनेगा और ये लोन पेयर होगा। लेकिन इसमें कोई टॉटोमेरिज्म देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये जो लोन पेयर है वो ऑब्वियसली उतना बेसिक नहीं है जितना कि फास्फोरस का है दोस्तों, है ना। और जो पाई बॉन्ड तुम यहाँ बनाना चाह रहे हो ऑक्सीजन के साथ, ये 2p4d बनेगा। यहाँ पर पाई बॉन्ड बनेगा जो तुम बनाना चाह रहे हो, यहाँ पर ये वाला AS ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये 2p4d बनेगा जो कि घटिया है, इसलिए यहां पर आगे कहानी नहीं जाती और यही बनता है हमारे पास। ठीक है, तो ASCl3 का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो कहानी वहां तक तो जाएगी जहां तक फास्फोरस का गया था, लेकिन इसके आगे की कहानी नहीं होगी। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई है दोस्तों? ठीक है, अब देखो इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमारे पास बनता है SBO पॉजिटिव X माइनस, यहाँ बनता है BiO पॉजिटिव X माइनस प्लस 2HX प्लस 2HX। ये हमारे पास जो है वो हाइड्रोलाइसिस हमें यहाँ देखने को मिलता है, ये हमको याद ही रखना है दोस्तों। ठीक है, और इनका जो है स्पेशली हम SbCl3 और BiCl3 के बारे में बात कर रहे हैं। X ले लेते हैं यहाँ पर Cl, X ले लेते हैं यहाँ पर Cl, तो हमको यहाँ कैसी टर्बिडिटी देखने को मिलती है, वाइट टर्बिडिटी देखने को मिलती है दोनों तरफ, मतलब दोनों में वाइट टर्बिडिटी देखने को मिलती है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात है, सवाल बन जाता है कि जो वाइट टर्बिडिटी है, जब आप एक्सेस ऑफ HCl ले लोगे, जब एक्सेस ऑफ HCl होता है तो वाइट टर्बिडिटी गायब हो जाती है। क्यों वाइट टर्बिडिटी गायब हो जाती है? क्यों गायब हो जाती है? क्योंकि ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम किधर चला जाता है, बैकवर्ड चला जाता है, क्योंकि आप यहाँ डाल रहे हो ये दोनों जो कि ऑलरेडी इक्विलिब्रियम को किधर भेज देंगे, पीछे की तरफ भेज देंगे। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई, है ना। चलो अगला, देखो अगला हमारे पास ले लेते हैं हम, किसको ले, PCl5। PCl5 के साथ फिर वही कहानी, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है हमारे पास। PCl ले लो, ये ले लो ACl, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसका हाइड्रोलाइसिस करो, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास वेकेंट डी ऑर्बिटल भी है, कोई बात नहीं, चले जाएंगे हम अंदर, है ना। और मस्त जो है वो SNA ही हो गया, लिमिटिंग SN2 करा देंगे इसमें भी। हमारे पास कैसी हो गई, लिमिटिंग SN2, जो कि मोर लाइक एसोसिएटिव, या फिर कौन सा मैकेनिज्म है ये, एसोसिएटिव, जैसा कि हमने पिछला पढ़ के आया PCl3 का। अब ऑब्वियसली यहाँ पर हमारे पास अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d है तो यहाँ हमारे पास sp3d2 बननी चाहिए कहानी, तो यहाँ OH2 प्लस ऑक्टाइड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगी,
ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हो गई। हेलो हेलो हेलो, हाँ, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगी बस, और क्या। अब यहाँ से हमारे पास H निकलेगा, मस्त आराम से धीरे से जो है ये Cl यहाँ से बाहर निकलेगा, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा ये OH यहाँ से निकला, Cl यहाँ से निकला, अब यहाँ हमारे पास आ जाएगा OH, और यहाँ से HCl बाहर निकला, ये हमारे पास Cl Cl Cl, लो रुको, ये P, ये OH, ये Cl, ये Cl, ये Cl, और यहाँ हमारे पास Cl आ जाएगा। क्लियर है। अब एक बार और कर सकते हैं चाहे तो, ये हमारे पास, या ऐसा कह सकते हैं इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक अटैक, Cl को बाहर, यहाँ से हमारे पास बन जाएगा माइनस HCl बाहर, यहाँ बन जाएगा P डबल बॉन्ड O Cl Cl Cl, है ना। अब जरा देखो, अगर आप वाटर मॉलिक्यूल को लिमिट कर दोगे तो हमारे पास ये बनेगा, है ना, ये पार्शियल हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट है POCl3। इसीलिए हम कहते हैं कि जब आप PCl5 को मॉइस्चर में भी छोड़ देते हो ना, वाटर लिमिटेड करके, तो आपको POCl3 बनता है। और POCl3 काफ़ी ठीक भी है, क्योंकि PO बॉन्ड बन रहा है तो स्ट्रॉन्गेस्ट पाई बॉन्ड बन रहा है, तो बने रहना चाहता है। लेकिन अगर आप इसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस कर दोगे, अगर आप फर्दर हाइड्रोलाइसिस यहाँ पर कर दोगे, तो बढ़िया, ठीक है भाई, फिर बार बार क्यों करना। यहाँ हमारे पास आ जाएगा OH 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 H3 PO4, है ना, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। H3 PO4 चाहे तो बार बार कर लो, है ना, एक एक करके स्टेप बाय कर लो। एक Cl हटाओ, एक OH लगाओ, एक Cl भगाओ, एक OH लगाओ, एक Cl भगाओ, एक OH लगाओ, एक Cl भगाओ। मैंने सीधे एक साथ कर दिया है दोस्तों। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई है दोस्तों? क्लियर है। चाहे तो मैं इसमें सवाल पूछ सकता हूँ। इसमें कैसे सवाल पूछ सकता हूँ कि मैं एक Cl हटा के एक OH लगाऊं, फिर एक और Cl हटा के एक OH लगाऊं, फिर एक और Cl लगा के एक OH हटाऊं। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि जो हमारे पास ये Cl हटा के जो OH लगेगा और ये Cl हटा के जो OH लगेगा, इन दोनों की रेट किसकी ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली जिसमें ज़्यादा ऑक्सीजन जुड़ चुके होंगे उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज फॉस्फोरस पर ज़्यादा हो जाएगा, और फॉस्फोरस पर चार्ज बढ़ेगा तो ऑब्वियसली रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस बढ़ेगा। तो जहाँ एक OH होगा और जहाँ दो OH होगा, उसमें से हाइड्रोलाइसिस किसका ज़्यादा बेटर होगा, जिसमें कि दो OH होंगे। कारण ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बढ़ जाने वाला है दोस्तों। क्लियर है मेरी बात? बात क्लियर हो गई है ना? समझ में आ गया? देखो जरा, जिसको नहीं समझ में आया वो ऐसे समझो कि जैसे मैंने PCl5 लिया प्लस मैंने हाइड्रोलाइसिस किया और इसको मैं R1 कह दूं, और यहाँ क्या बन रहा है हमारे पास, POCl3 बन रहा। फिर उसके बाद मैंने R2 कर दिया हाइड्रोलाइसिस करके, और मैंने यहाँ बना दिया P डबल बॉन्ड O Cl ClOH। देखो ऑर्गेनिक वालों से पढ़ाओगे तो ऐसे ही होगा भाई, P डबल बॉन्ड O और यहाँ ClOH OH, और फिर तुमने यहाँ पर ले लिया R4, है ना, और यहाँ ले लिया P डबल बॉन्ड O OH OH OH। तो R1 R2 R3 R4 में से रेट किसकी ज़्यादा होगी? तो ऑब्वियसली यहाँ देखो, यहाँ हमारे पास क्या है, sp3d है और ये बना रहा है sp3d2, है ना। तो अब यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो इसको बोलते हैं, हो क्या रहा है, यहाँ पर एंगल 120 और 90 है और यहाँ सारे 90 है। इसका मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस रिलेटिवली बढ़ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक वाले जानते हैं, इसको बोलते हैं स्टेरिक रिटार्डेशन। मतलब मॉलिक्यूल इसका विरोध करेगा, रिटार्ड करेगा रेट को। क्यों करेगा? क्योंकि तुमने स्टेरिक इंट्रेंस बढ़ा दिया, 120 एंगल था मेरा, वो छीन लिया तुमने, तो इसको क्या बोलते हैं, स्टेरिक रिटार्डेशन बोल देते हैं। तो ये जो है सबसे स्लो हो जाने वाली है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब ये हमारे पास, अब जब सॉरी यहाँ sp3d2 का मतलब मेरा ये है कि जब तुम ट्रांजिशन स्टेट बनाओगे तो sp3d2 बनेगा। उसके बाद तो हमारे पास ये हमारे पास sp3 ही है। अब sp3 की अगर तुम बनाओगे तो ये sp3d बनेगा, तो ये रिलेटिवली ठीक है भाई, sp3d sp3d और sp3d। अब इन तीनों में अगर बात करें तो सब में सेम ही आ रही है ट्रांजिशन स्टेट तो। लेकिन अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज किस में ज्यादा है, तो जब मैं इधर से इधर जा रहा हूं तो ऑक्सीजन जुड़ती जा रही है, मतलब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन दी फॉस्फोरस बढ़ता जाएगा, तो वाटर मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। तो R2 R3 R4 में से सबसे फास्ट तो R4 होगी, फिर R3 होगा, फिर R2 होगा, और ऑब्वियसली फिर R1 तो उससे बहुत पीछे है। कारण है स्टेरिक एंट्रेंस इसमें तो, इनमें तो सेम है।
तो बहुत बढ़िया सवाल, देखो कितना बढ़िया सवाल बना सकते हैं हम, ऑर्गेनिक को मिक्स कर दें इनऑर्गेनिक के साथ। क्लियर है? ठीक है। बाप रे बाप, टाइम क्या हुआ? हाँ ठीक है, अभी तो टाइम है। चलो नेक्स्ट है हमारे पास SF4 का हाइड्रोलाइसिस। सेम SF4 का हाइड्रोलाइसिस कराना चाह रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एस है और हमारे पास FF FF है, कोई बात नहीं है। और प्लस का तुम हाइड्रोलाइसिस कराना चाह रहे हो, करा लो यार, क्या बात है। वेकेंट ऑर्बिटल है सल्फर के पास और बड़ी साइज भी है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। तो अटैक करा दो इसका। हम्म, ये बन जाएगा sp3d से sp3d2, और उसके बाद यहाँ से H निकलेगा और F निकलेगा, -HF, लिमिटिंग SN2 SNAE टाइप ऑफ, या ज़्यादा अच्छा कहें तो इसको क्या कहेंगे, लिमिटिंग SN2 या एसोसिएटिव प्रोसेस, या फिर इसको क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रोसेस। बात समझ में आ गई? तो यहाँ हमारे पास अब क्या हो जाएगा, यहाँ से H निकला, यहाँ से F निकला, ये F यहाँ से बाहर निकला और H हमारे यहाँ से निकला HF, तो यहाँ हमारे पास S बचा, यहाँ हमारे पास OH बचा है, यहाँ हमारे पास लोन पेयर बचा है, यहाँ बचा F, यहाँ बचा F और यहाँ बचा F। इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवा दो चाहो तो, इसको F को बाहर निकाल दो, यहाँ बन जाएगा हमारे पास S डबल बॉन्ड O, F और F। अब इसके बाद क्या करना है, एकदम सिंपल है, OH माइनस लेके तुम क्या करोगे, अटैक करा दो, वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ अटैक कराओ, ये जाएगा, ऑक्सीजन खुलेगा, वापस आएगा, F को बाहर निकालेगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O और OH एंड OH, तो यहाँ बन जाएगा H2SO3। ये हो गया हमारे पास SF4 का हाइड्रोलाइसिस। समझ में आ गया? SF6 जो होता है वो हमारे पास इनर्ट होता है। इनर्ट क्यों होता है भाई, बहुत हिस्टेरिकली हिंडर्ड है, वहां तक पहुंचना अगले वाटर मॉलिक्यूल का है नहीं, है ना। तो SF6 पहुंच भी नहीं सकता, ठीक है, और अपना कोऑर्डिनेशन नंबर भी नहीं बढ़ा सकता है, ठीक है। ड्रास्टिक कंडीशन में आप देखो, कतई अगर ड्रास्टिक कंडीशन दे दो तो फाइनली सारे OH हटा के प्रोडक्ट बना देना H2SO4, है ना। गर्म कर ही रहे हो आप तो ड्रास्टिक कंडीशन में H2SO4 विल गिव SO3, और SO3 टूट के क्या बनाता है, SO2 और वाटर, सॉरी हाफ ऑफ ऑक्सीजन। तो इन वेरी ड्रास्टिक कंडीशन बोले तो ये, वरना तो नहीं होगा। तो SF4 के बारे में तो हमने बात कर ली कि हमारा एसोसिएटिव होगा। SF6 जो है वो हमारे पास होगा नहीं। ठीक है, SEF6 और TEF6 का हाइड्रोलाइसिस करा दो। अब TE जो है वो तो बहुत बड़ा है, तो यहां पर मस्त जो है वो हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। यहाँ बन जाएगा हमारे पास H2SeO4, और ये तो पूरा ही सारे OH को जो है वो अपने चारों तरफ समा के रख सकता है। तो OH 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 क्योंकि बहुत बड़ा है ना, तो ये तो सारे के सारे OH जो है वो अकोमोडेट करके रख सकता है, तो THOH होल 6 ये बना सकता है और 6 HF बना देगा, है ना।
समझ में आ गया। रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस हम देखते हैं कि भाई आप देख रहे हो इसका तो हो ही नहीं पा रहा है, तो हमारे पास रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ये होगा, जितना आसानी से पहुंचे तो सही कमी कभी, इसका तो हो ही नहीं पा रहा है, इसका कर पा रहे हैं हम इन दोनों का, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहां देखें तो अब ऐसे बहुत सारे हाइड्रोलाइसिस है जो कि हमारे यहाँ पर हम कर सकते हैं। आपको ये करना है कि रेडॉक्स प्रोसेस तो है नहीं, आपको सल्फर अगर कहीं +6 दिख रहा है तो आप उसे बना दो +6 वाला ऑक्सी एसिड H2SO4, यहाँ बन जाएगा H2SO3, ये बन जाएगा हमारे पास H3PO4, ये बन जाएगा H3PO3। हाँ, और ये है हमारे पास 4 है, तो इन दोनों को मिला के बना दो। 4 जो इन दोनों के बीच में है तो दोनों को बना दो, H3PO4 भी बनेगा और H3PO3 भी बनेगा। ये हमारे पास है तो HNO3 आ जाएगा, ये HNO2 आ जाएगा, और +4 है तो इन दोनों को जोड़ दो, मतलब ये भी बनेगा, HNO3 भी बनेगा और HNO2 भी बनेगा। ऐसे सवाल आ जाते हैं। तो तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, क्योंकि रेडॉक्स तो है नहीं तो ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहेगी, तो वैसा ऑक्सी एसिड बना दो। बात समझ में आ गया, ठीक है। सेंट्रल, अब चाहे तो क्योंकि समय नहीं है सबको एक एक करके बताऊं तुमको, है ना, ऐसे मैं सबका लेके आ गया हूँ, तुम देखो और बनाओ। H3S आर्सेनिक देखो, कार्बन देखो तो H2CO3, H3BO3, H2SeO3, H2SeO4, ये बनाते जाओ। क्लोरीन है तो ये बनाते जाओ। अब प्रैक्टिकली देखना है तो ये देख लो, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो देख के बनाते जाओ, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो देख के बनाते जाओ, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो देख के बनाते जाओ, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो देख के बनाते जाओ, जो ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ पर हमारे पास H3PO5 है, तो H3PO5 है तो इसको कैसे बनाएंगे? कॉमन सेंस बात है कि आप OH एंड OOH है, ठीक है। तो अब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ऐसा, इसको तोड़ दो आप OH और H में, तो हमारे पास यहाँ बनेगा H3PO4 और प्लस H2O2, है ना, फिर ये बन जाएगा हमारे पास। तो अगर परऑक्सी एसिड है तो आपको ऐसे ही बनाना है। तो मैंने सबका तुम ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग हाइड्रोलाइसिस तुमको यहाँ पे चमका दिया है, ये देख लेना। सारे हाइड्रोलाइसिस एक साथ लेके आ गया हूँ, सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट देखो और उसका रिलेटिव ऑक्सी एसिड बना दो, उसका रिलेटिव ऑक्सी एसिड बना दो और रिलेटिव ऑक्सी एसिड बना दो। क्लियर है? ऑक्सीडेशन स्टेट देख के परऑक्सी एसिड है तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन परऑक्साइड बनेगा H2O2, जैसे कि H2H2O8 है ना, तो ये ऑक्सी एसिड है तो H2SO4 H2SO5, H2SO5 को तोड़ोगे तो H2SO4 H2O2। तो बड़ा आसान है, ऑक्सीडेशन स्टेट देखो आंसर पाओ, ऑक्सीडेशन स्टेट देखो आंसर पाओ, ठीक है। अब लास्ट हमारे पास इसके बाद कहानी बचती है और वो है ज़ीनॉन कंपाउंड्स की। ज़ीनॉन का फर्दर ऑक्सीडेशन, ज़ीनॉन का फर्दर हाइड्रोलाइसिस कैसे होगा ज़ीनॉन कंपाउंड्स का। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ नोबल गैसेस का कैसे होने वाला है दोस्तों, वो देखें। तो देखो जरा, नोबल गैसेस के साथ हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं जरा देखें। तो नोबल गैसेस में ये है हमारे पास कि XeF2 हो सकता है, इसके फ्लोराइड्स, है ना, फ्लोराइड्स के बारे में बात करें XeF8 हो सकता है। तो ये एग्जिस्ट करता है, ये हमारे पास +2 है, +4 है, +6 है और ये +8 है। तो ये हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि स्टेरिक एंट्रेंस है, तो डज नॉट एग्जिस्ट वाली कहानी हो गई। अब यहां देखें ऑक्साइड्स के बारे में, तो ज़ीनॉन +2 है, +4 है, +6 है और +8 है। अब इसमें भी अगर मैं ध्यान दूं तो व्हेन यू मूव दिस वे, जब आप इधर मूव करते हो, तो हमारे पास हो क्या रहा है, देखो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है वो बढ़ रहा है, तो साइज ऑफ ज़ीनॉन जो है वो क्या होगा, वो रिलेटिवली क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब जब ऑक्सीजन के साथ आपको पाई बॉन्ड बनाना है ना, तो पाई बॉन्ड जो है वो 2p के साथ बनाना है और 2p ऑक्सीजन का बनाना है तो बहुत छोटा है। तो ज़ीनॉन को अगर उसको कंपेरेबल होना है इन द सेंस कि अगर उसे स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड बनाना है तो ज़ीनॉन को थोड़ा छोटा रहना पड़ेगा। और क्यों छोटा रहना पड़ेगा? क्योंकि ऑक्सीजन छोटा है, और छोटा रहने का क्या तरीका है, क्या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बढ़ाओ या ये ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाओ। और ऑक्सीडेशन स्टेट आप बढ़ाते हो, यहाँ लिख देता हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप बढ़ाते हो तो ऑब्वियसली रिलेटिवली साइज जो है वो छोटा होता जाएगा, तो ऑक्सीजन के साथ जो पाई बॉन्ड है वो स्ट्रांग होता जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी,
तो तुम्हें ये कहना होगा कि फिर सबसे ज्यादा स्टेबल ये होना चाहिए। लेकिन अब कहानी में देखो, अगर मैं इन तीनों में बात करूं कि इन तीनों में से सबसे बढ़िया स्टेबल कौन है, तो हम कहेंगे ये स्टेबल होगा, सबसे स्टेबल ये। इन तीनों में सबसे स्टेबल ये होगा। और ये दोनों जो है वो रिलेटिवली कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। रिलेटिवली कैसे होते हैं, अनस्टेबल होता है। ये भी अनस्टेबल होता है, ये भी अनस्टेबल होता है। XeO जो है वो अपना Xe और हाफ O2 में टूट जाता है, ये अनस्टेबल है। क्या मेरी बात तुमको चमक गई दोस्तों, है ना? तो अब आपका कहना ये होगा सर कि ये बहुत स्टेबल होगा, फिर ये तो बहुत स्टेबल होना चाहिए। लेकिन इस कहानी के अपने दर्द है, इसके अपने दर्द है कि भाई बात तो आपकी सही है सर, इसे स्टेबल होना चाहिए, लेकिन यहां अगर मैं देखूं तो इसका हाइब्रिडेशन क्या आ रहा है दोस्तों, sp3 जिनॉन का। इसका मतलब तुम देख रहे हो कि सिग्मा बॉन्ड जो 4 बन रहे हैं हमारे पास, 1 2 3 4, ये तो सिग्मा बॉन्ड है। और अगर ये सिग्मा बॉन्ड है दोस्तों तो सारे पी तो इन्वॉल्व हो गए। अब जो पाई बॉन्ड बनेंगे हमारे पास वो तो डी से बनेंगे। 4 पाई बॉन्ड बनाने हैं हमारे पास। कितने पाई बॉन्ड बनाने हैं हमको, 4, और डी से बनाने हैं क्योंकि ये 2p है। तो डी को अगर जिनॉन का इन्वॉल्व हो रहा है तो डी कौन कौन है, डी एक्स वाई हो सकता है, डी वाई जेड हो सकता है, डी जेड एक्स हो सकता है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो सकता है, डी जेड स्क्वायर हो सकता है। अब डी जेड स्क्वायर की तो कमर के साथ प्रॉब्लम है कि कमर आ जाने की वजह से पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर नहीं पाता, तो ये पाई बॉन्ड कर नहीं पाएगा। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अलॉन्ग दी एक्सिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, ये पाई बॉन्ड बना नहीं पाएगा। तो बचे 3, तो पाई बॉन्ड तो 3 ही बना सकते हैं। यहाँ कितने बनाने हैं, 4 बनाएगा कैसे, तो XeF4 जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट वाली कहानी में आ गया। तो इसका मतलब इन तीनों में सबसे पहले तो हम इस बात को समझें कि ये स्टेबल है और ये दोनों जो है वो रिलेटिवली क्या है, अनस्टेबल है। बोलो क्लियर है, बात समझ में आ गई? तो स्टेबिलिटी की बातें हमने कर ली। अब हम बात करते हैं कि हाइड्रोलाइसिस के बारे में बात करें, है ना? तो पहला ले लेते हैं हम XeF2। अब XeF2 का आप अगर हाइड्रोलाइसिस कर दोगे आप तो हमारे पास यहाँ क्या होगा, वाटर, देखो जरा यहाँ वाटर जाएगा, ऐसे मान लो XeF और यहाँ OH2 प्लस, एसोसिएटिव कहानी होगी। एसोसिएटिव के बाद क्या होगा, ये टूटेगा तो यहाँ बनेगा XeOHF, ये इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल देगा तो यहाँ से बन जाएगा XeO। तो कहने का मतलब है अगर मैं यहाँ देखूं XeF2 का हाइड्रोलाइसिस करूं तो यहाँ बन जाएगा हमारे पास XeO, है ना? और अगर ये XeO बनेगा तो मैंने पहले ही कहा कि ये कैसा है, अनस्टेबल है। इट ब्रेक डाउन इनटू Xe एंड हाफ O2। और ऑब्वियसली यहाँ पर जो बाकी जो प्रोडक्ट हैं 2HF वो तो बनेंगे। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई है दोस्तों, यहाँ तक की कहानी तक यार? बोलो 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 बोलो। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ ले लूँ XeF6 और इसका मैं कर दूं हाइड्रोलाइसिस, फिर वही कहानी, वाटर जाएगा, F F F F F F 1 2 3 4 5 6 OH2, है ना? फिर डिसोसिएशन हो जाएगा। क्लियर है? तो एक वाटर मॉलिक्यूल अगर मैं देखूं तो हमारे पास हो क्या रहा है, एक वाटर मॉलिक्यूल 2 को निपटा रहा है। पहले ये F माइनस बाहर निकलेगा, फिर इंटरनल न्यूक्लियोफाइल ऑक्सीजन का अटैक करेगा और दूसरे को भी निकाल देगा। यहाँ देख लो ना तुम, एक वाटर मॉलिक्यूल ने हमारे पास क्या किया, पहले F निकला डिसोसिएटिव हो गया, पहले एसोसिएटिव फिर डिसोसिएशन हुआ, फिर उसके बाद इंटरनल न्यूक्लियोफाइल करके XeO बना दिया। तो एक वाटर मॉलिक्यूल 2 को उड़ा रहा है। तो यहाँ हमारे पास 3 वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे और प्रोडक्ट के तौर पर क्या बनेगा, प्रोडक्ट के तौर पे बनेगा +6, है ना? तो बस यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगा, XeO3 बन जाएगा। और XeO3 बन गया है और यहाँ हमारे पास हो जाएगा 6HF।
और XeO3 अगर मैं यहाँ देखूं तो XeO3 जो है वो कैसा है, स्टेबल है, और स्टेबल है तो यहाँ कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, इसको आगे तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई? अरे बोलो। क्लियर है? बस अब हाँ, इसमें एक सवाल और बन जाता है कि भाई आपने ये तोड़ा, तो जब जब हमारे पास इसके आगे की कहानी आपने बनाई तो हमारे पास यहाँ क्या होगा, XC F F F F और ये फिर F बाहर निकलेगा तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा OH, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और OH आ जाएगा। फिर इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक अटैक, F को बाहर निकाल दिया मान लो, तो हमारे पास यहाँ क्या बनेगा, XeOF4 बनेगा सर। हाँ तो ये स्टेबल है, बन जाएगा। तो कहने का मतलब तुम यहाँ समझो, मैं हटा रहा हूँ यहाँ पर, है ना, देख लो जरा। तो मैं यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो क्या कह सकता हूँ कि XeF6 है। अगर तुमने इसका हाइड्रोलाइसिस करने का फैसला किया H2O में, तो हमारे पास XeO बना प्लस हमारे पास 6 HF जो हमारे पास बना है, उसमें हमारे पास सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल आएगा, 2 HF उड़ जाएंगे तो -2 HF बाहर हो गए, है ना। और यहाँ हमारे पास बन जाएगा XeOF4। फिर क्या इस बात पे फिर से है, फिर H2 का अटैक -2 HF, फिर XeO2F2 भी बनेगा, और फाइनली हमारे पास फिर वाटर मॉलिक्यूल अगर मैं देखूँ -2 HF करके, तो हमारे पास ये भी बनेगा। तो डिपेंड करता है वाटर मॉलिक्यूल कितने यूज कर रहे हो, 1 यूज कर रहे हो तो ये 2 मोल यूज कर रहे हो तो ये बनेगा प्रोडक्ट, और 3 मोल यूज कर रहे हो तो फाइनली प्रोडक्ट हमारे पास ये बनेगा। ये बहुत बढ़िया बात हो गई, क्लियर है। अब हमारे पास कौन सा बचा, XeF2 हो गया, XeF6 हो गया, और लास्ट हमारे पास क्या बचा है, अब XeF4। यही कर देता हूं, XeF4 +4 है, बीच वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है ना इसमें। तो हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसा दिखाएंगे कि इसको हमने क्या कर दिया, डिसप्रोपोर्शनेट टाइप ऑफ कर दिया, तो +6 वाला भी बना देंगे, मतलब XeO3 भी बना देंगे। अभी देखना हम बना रहे हैं, फिर आगे देखेंगे क्या करते हैं। XeO भी बना दिया और प्लस हमने बना दिया HF। अब ये हमारे पास XeO3 है और ये XeO है, XeO तो टूट जाएगा Xe + ½ O2 में। क्या मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर है। और HF बनेगा, तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट अगर मैं देखूं तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट के तौर पर हमारे पास यहाँ क्या बनेगा, XeO3 बनेगा, प्लस हमारे पास जिनॉन बनेगा, प्लस हमारे पास ऑक्सीजन बनेगा, प्लस हमारे पास HF बनेगा। बोलो बात समझ में आ गया, क्लियर है। अब ये जो है बस इतने में तुमको ये ध्यान रखना है कि ये जो है वो 1:2 में बनता है, ये 1:2, ये एक सवाल बन जाता है। बोलो बात समझ में आ गया। तो ये हमारे पास क्या हो गए, ये हमारे पास हो गए हाइड्रोलाइसिस की कहानियां पूरी समाप्त। हाइड्रोलाइसिस से रिलेटेड सारी कहानियां समाप्त। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे दोस्तों, एक बार फिर से पूरी कहानी जल्दी जल्दी में सुन लो। हाइड्रोलाइसिस अलग, हाइड्रेशन अलग। हाइड्रोलाइसिस इज अ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, हाइड्रेशन इज जस्ट एन अट्रैक्शन। AlCl3 का एक्वस सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक होता है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। हाइड्रोलाइसिस के जो मैकेनिज्म्स है उसमें हमको करना क्या है, 3 तरीके के मैकेनिज्म है। प्योर SN1 जिसमें कि कैटायन बनता है, दूसरा SNOE के पहले कुछ जुड़ता है फिर बाहर निकलता है, और तीसरा जो है प्योर SN2। ये 3 तरीके के मैकेनिज्म है। CCl4 SiCl4 इट इज अ काइनेटिक प्रोसेस का एग्जांपल। BF3 का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस हम करेंगे, क्योंकि जैसे ही आप पहले मोल का हाइड्रोलाइसिस मतलब कुछ 1/4 मोल का हाइड्रोलाइसिस आप करते हो तो HF बनता है जो कि बाकी बचे हुए के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करा लेता है जो कि स्टेबल होता है। BCl3 के साथ ऐसा कुछ नहीं होता, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराओगे क्योंकि BCl4- कुछ स्टेबल होता नहीं, है ना। फिर हमने ये बहुत बढ़िया बात पढ़ी कि प्रेजेंस ऑफ 6 डाइऑल जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड कंडीशन बनाता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग
कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है हमारे पास। BeCl2 का अगर आप कराओगे हाइड्रोलाइसिस तो पॉलीमराइजेशन होगा, और बेसिक मीडियम में BOH होल ट्वाइस बनेगा। कार्बन का हाइड्रोलाइसिस, कार्बन के हेलाइड्स का हाइड्रोलाइसिस बहुत मुश्किल होता है, लेकिन CCl4 का आप सुपर हीटेड स्ट्रीम में करा सकते हो, तो फॉस्जीन गैस देखने को मिलता है। मैकेनिज्म जो है वो वेरी डिफिकल्ट, मतलब SN1 है, तो SN1 डिसोसिएटिव के थ्रू कार्बोकेटायन बनता है, वाटर का अटैक होता है, COCl2 पर जाकर इंटरनल अटैक होकर COCl2 पर जाकर रिएक्शन रुक जाती है। अगर CH3Cl अगर यहाँ ले लूँ, मतलब मैं 3H और 1 Cl, तो स्टेरिक एंट्रेंस उतना नहीं है, क्योंकि 3H है तो फिर प्योर SN2 रिएक्शन हो जाती है। CHCl3 में SN2 नहीं हो पाती, कारण है 3Cl, स्टेरिक एंट्रेंस भी बढ़ गया। दूसरी बात यह है कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो बेस की तरह भी एक्ट करेगा, तो एसिड बेस रिएक्शन करके CCl3, और अगर हीटिंग कंडीशन लेते हैं तो हम कार्बीन बनाते हैं दोस्तों CHCl3 के साथ। अगर तुमने ऑर्गेनिक रिएक्शन में पढ़ा हो तो कौन सी रिएक्शन में, कमेंट बॉक्स में लिखाना ऑर्गेनिक में कौन सी रिएक्शन है जो R से शुरू होती है जिसमें कि हम ये बनाते हैं। हाइड्रोलाइसिस ऑफ SiCl4 हो जाता है क्योंकि कार्बन से रिलेटिवली बड़ी साइज का है, तो इस तक पहुंचना बड़ा आसान है। स्टेरिक एंट्रेंस जो है रिलेटिवली कम है, तो स्टेरिक नंबर बढ़ता है और उसके साथ हमारे पास एसोसिएटिव के थ्रू रिएक्शन हो जाती है। लेकिन SiF4 का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होता है, कारण यहाँ भी HF बन गया बिल्कुल BF3 की तरह, तो यहाँ पर भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाता है SiCl4 में। फिर मैंने कहा तुमसे कि OH यहाँ जो ऑक्सीजन है उसके अपोजिट वाला Cl जाता है, और इस बात का प्रूफ है कि रेजोमाइजेशन हमको वॉल्टन इन्वर्जन हमको देखने को मिल सकता है यहाँ पर, और ये प्रूफ है। ये बुक का मैं आपको कट भी दे दिया हूँ, इनकी बात नहीं कर रहे। इसमें हम देखें तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज SiF4 में जब सबसे ज़्यादा और स्टेरिक एंट्रेंस सबसे कम है। NF3 के बारे में बात की हमने। NF3 में अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास बहुत ही बकवास प्रोडक्ट N2O3 ब्लू सॉलिड बनता है। कैसे बनता है हमने कहा, ये भी डिफिकल्ट है, डिसोसिएटिव है। तोड़ोगे, कार्बोकेटायन बनाओगे, उसके बाद वाटर का अटैक कराओगे, HNO2 बनेगा। HNO2 को हीट करेंगे तो N2O3 बनता ही है। कैसे बनता है मैंने मैकेनिज्म भी एक्सप्लेन कर दिया तुमको। NCl3 का आपने कहा कि अब क्या करें, नाइट्रोजन तक तो पहुंचे नहीं, वेकेंट ऑर्बिट है नहीं, तो Cl क्या में एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डालकर हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, फाइनली HOCl और अमोनिया बनता है। इसका प्रूफ है कि जब आप NCl3 रिएक्शन 4HCl के साथ कराते हो तो Cl2 लिबरेट होता है। इसका मतलब जो Cl है वो Cl के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डाल रहा है। इस बात का प्रूफ है कि Cl जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो प्रूफ भी साथ में। PCl3 जो है वो नाइट्रोजन से फास्फोरस बड़ा है, तो यहाँ तक पहुंचना रिलेटिव वाटर मॉलिक्यूल के लिए आसान है, तो यहाँ पर भी एसोसिएटिव प्रोसेस होती है। इंटरमीडिएट में एक स्टेरिक नंबर बढ़ता है, और फाइनली हमारे पास POH होल ट्वाइस बनता है, लेकिन वो टॉटोमराइज करके और बन जाता है हमारे पास बेसिसिटी 2 वाला H3PO3। लेकिन ऐसा आर्सेनिक के साथ नहीं हो पाता, क्योंकि जो बॉन्ड तुम बनाने वाले हो 2p4d होगा, बहुत ही घटिया वीक होगा। SbX3 का हाइड्रोलाइसिस मैंने बता दिया तुमको, और अगर आप HCl की कंडीशन बढ़ाओगे तो टर्बिडिटी गायब हो जाती है। PCl4 फॉस्फोरस बड़ा है, फिर से हमारे पास एसोसिएटिव प्रोसेस होती है, sp3d से sp3d D2 हो जाता है, और फाइनली POCl3 बनता है, जो कि पार्शियल हाइड्रोलाइसिस का प्रोडक्ट है। अगर आप मॉइस्चर लोगे तो POCl3 ही बनेगा, लेकिन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस अगर आप करोगे तो आपका H3PO4 बन जाएगा। बस ये कहानी है दोस्तों। फिर बहुत ही ब्यूटीफुली मैंने R1 R2 R3 R4 को भी एक्सप्लेन कर दिया। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया। ऑक्सीजन फैमिली में SF4 का हाइड्रोलाइसिस हमने पढ़ा, और H2SO3 हमारे पास बना फाइनली, है ना। और SF6 का जो है वो इनर्ट होता है, ड्रास्टिक कंडीशन लोगे तो ये सारी कहानी मैं बता चुका हूँ तुमको, ठीक है। SEF6 का, TF6 का, और मैंने बताया कि अगर तुम्हें नॉर्मली पहचानना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऑक्सी एसिड कौन सा बनेगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, क्योंकि रेडॉक्स है नहीं, तो उसी का जो है रिलेटिव ऑक्सी एसिड बना दो। ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, आंसर लेके आ गया हूँ, क्योंकि एक एक एक्सप्लेन करता हूँ 2 घंटे और जाते हैं। देख लो प्रोडक्ट, देख लो ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो प्रोडक्ट लाओ, ऑक्सीडेशन स्टेट देखो प्रोडक्ट लाओ, ऑक्सीडेशन स्टेट देखो प्रोडक्ट लाओ, ऑक्सीडेशन स्टेट देखो प्रोडक्ट लाओ। ऑक्सी एसिड है तो फिर H2O2 एक्स्ट्रा बनेगा। और जीनोन के बारे में हमने बात कर ली कि फ्लोराइड ये बनता नहीं स्टेरिक एंट्रेंस में, इधर से इधर जो है पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज रिलेटिवली कम होगी, तो ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड बनाना आसान होगा, लेकिन ये बन नहीं पा रहा क्योंकि हमारे पास 3 ही पाई बॉन्ड बन सकते हैं, चौथा बनाओगे कहाँ से, तो ये बनता नहीं। बाकी बचे हुए 4, बाकी बचे हुए 3, तो इधर से इधर देखेंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो ज़्यादा स्टेबल है, ये दोनों स्टेबल है नहीं। सिंपल है दोस्तों। तो बस ये प्रोडक्ट हमारे पास बन गया जीनोन का। ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी। दिस इज़ इट। बहुत बढ़िया। इसी तरीके सारे क्वेश्चन लगभग मैंने कोशिश की है कि आपके समाप्त हो जाए। दिस इज़ इट हाइड्रोलाइसिस। मुझे लगा आपको मज़ा आया होगा। हाइड्रोलाइसिस में मिलते हैं ऐसे ही और पेन किलर आपके लिए बनाते रहेंगे। दिस इज़ इट। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।